गाइज तो इस एंगुलर के लेक्चर में आज हम टॉपिक देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज HTTP इंटरसेप्टर। ओके, तो ये इंटरसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आपको 101% इसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है HTTP इंटरसेप्टर्स। ठीक है, तो HTTP इंटरसेप्टर हर एक एंगुलर डेवलपर को पता होना ज़रूरी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं लाइव डेवलपमेंट करते वक्त, तो हमें इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ HTTP इंटरसेप्टर। HTTP इंटरसेप्टर ओके ना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हाउ टू क्रिएट HTTP इंटरसेप्टर्स नाउ। उसके बाद हम देखेंगे नाउ यहाँ पे थर्ड हाउ टू यूज HTTP इंटरसेप्टर। ठीक है, नाउ फोर्थ वन हम देखेंगे रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम देखिए इंटरसेप्ट HTTP रिक्वेस्ट। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इंटरसेप्ट HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ओरिएंटेड यूज केसेस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को मिस मत कीजिए और इसके ऊपर अच्छे सा प्रिपरेशन करिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 101% इंटरव्यू क्वेश्चंस विल आस्क इन दिस टॉपिक। ठीक है, ओके, तो गाइज ये हो गया, ये आज के टॉपिक है हमारे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द इंटरसेप्टर। ठीक है, अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? देखो, हम किसी को इंटरसेप्ट करते हैं, मतलब क्या होता है कि कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, वो काम करने से पहले बीच में कोई तो भी आता है और उसके अंदर टांग अड़ाता है, उसी को हम बोलते हैं आप इंटरसेप्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे कोई एक पार्सल है किसी पर्सन को देना है, तो ये पार्सल उस पर्सन को देने से पहले मैं बीच में उस पार्सल को इंटरसेप्ट करता हूँ। मतलब क्या करता हूँ, बीच में ही उसको एक्सेस करता हूँ, जो कि मुझे पहुँचने से पहले। तो इंटरसेप्टर का मीनिंग यही होता है कि जो चीज़ टारगेट चीज़ हम एग्जीक्यूट करने वाले, ओके, तो उसके पहले हम कुछ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसके बाद वो चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी बात आती है इंटरसेप्टर की, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरसेप्टर एक सर्विस होती है, हम बनाते हैं, मतलब वो इन द फॉर्म ऑफ क्लास बनाते हैं और वो जो कोड है उसके अंदर हम कुछ कोड लिखते हैं कि जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो एक्चुअली रिक्वेस्ट सेंड होने से पहले वो कोड हमारा रन होता है और फिर रिक्वेस्ट सेंड होती है। ठीक है, अगर सेकंड के हम सर्वर से रिस्पॉन्स लेते हैं और जब भी रिस्पॉन्स हमारे पास आता है, आने से पहले मतलब हमारा जो भी कोड है रिस्पॉन्स आने के बाद एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि सब्सक्राइब मेथड के अंदर, तो वो कोड एग्जीक्यूट होने से पहले रिस्पॉन्स को हम इंटरसेप्ट करेंगे। मतलब रिस्पॉन्स जो भी उसके ऊपर कुछ कोड अप्लाई करेंगे और फिर जाके फिर हमारा ये फाइनल हमारा जो हैंडलर है रिस्पॉन्स आने के बाद रन होगा, वो रन होगा। तो इस तरीके की जो भी फंक्शनलिटी आपको करना है, तो यहाँ पे एंगुलर ने एक फीचर प्रोवाइड किया है और दैट इज कॉल्ड एज HTTP इंटरसेप्टर। अब ये HTTP इंटरसेप्टर इसको क्यों कहा जाता है कि ये HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर काम करता है। जैसे भी आप HTTP रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो रिक्वेस्ट एक्चुअली सर्वर को जाने से पहले कुछ कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो वो कोड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, और अगर आपको लगता है कि रिक्वेस्ट सेंड हो गई रिस्पॉन्स आने से पहले, अगर आपको कोई कोड रिस्पॉन्स आने से पहले, मतलब रिस्पॉन्स आपको डिस्प्ले होने से पहले, ठीक है, आपको उस रिस्पॉन्स के साथ कुछ छेड़छाड़ी करनी है तो आप कर सकते हैं और फाइनली वो रिस्पॉन्स आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास आ सकता है, मतलब वहाँ पे हम सब्सक्राइब मेथड में एक ऑब्जर्वर पास करते हैं जिसके अंदर हम रिस्पॉन्स सक्सेस मेथड यूज करते हैं, हैंडलर। तो सक्सेस मेथड हैंडलर के पास रिस्पॉन्स आने से पहले और रिस्पॉन्स आने के बाद एंगुलर इंटरनली क्या करेगा, हमें एक अलाउ करेगा कि भाई आपको कोई कोड रन करना है इसके बीच में, तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इंटरसेप्टर। ठीक है, तो इसी चीज़ को कहा जाता है इंटरसेप्टर कहा जाता है। ओके, तो अभी चलो बात आती है HTTP हाउ टू क्रिएट, यहाँ पे हाउ टू क्रिएट
HTTP इंटरसेप्टर। अब HTTP इंटरसेप्टर किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक एंगुलर का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे हम इस तरीके से। यहाँ पे कोडलैंग्स नाम से ये प्रोजेक्ट था हमारा एंगुलर का, ओके ये प्रोजेक्ट है। अब इसको हम ओपन करेंगे हमारे VS कोड के अंदर, और इसी के अंदर ही सारी चीज़ें अभी हम करेंगे, ठीक है। ये ओपन हो रहा है हमारा कोड, यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो अभी हम सारी चीज़ें अभी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे जो ऑलरेडी बनी हुई थी, हमने बनाई थी। अभी हम फ्रेश से एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर को। तो हमें यहाँ पे सर्वर की ज़रूरत लगेगी। तो यहाँ पे और एक है, यहाँ पे नोड सर्वर जो हमने सर्विस बनाया था API, ये नोड सर्विस को भी हम ओपन करेंगे यहाँ पे। जैसे कि VS कोड में एक न्यू VS कोड में हम इसको ओपन करेंगे इस तरीके से, ओके। तो अभी हम सबसे पहले Node.js का बारे में सोचेंगे, API के बारे में, क्योंकि हमें API कॉल करना है ताकि ये HTTP इंटरसेप्टर API के ऊपर काम करने वाला है, ठीक है। तो चलो हम अभी एक API बनाते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे गेट API बनाऊँगा, जैसे app.get, और गेट API बनाने के बाद मैं स्लैश दे दूँगा यहाँ पे, और API का एक URL उसके रखूँगा। जैसे कि इसके अंदर मैं कुछ मान लो कि एम्प्लॉय या फिर कोई जो भी एक नया डाटा हम यहाँ पे ये API हमें दे देगा। जैसे कि वेदर इंफॉर्मेशन, वेदर, ठीक है। तो वेदर का API है जो हमें क्या करेगा, वेदर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके जैसे भी ये API कॉल होगा, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पे हम दे देंगे, और ये एरो फंक्शन है, ये होगा हमारा रिक्वेस्ट हैंडलर, ठीक है, ये होगा रिक्वेस्ट हैंडलर। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे भी ये URL कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली ये रिक्वेस्ट हैंडलर क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट हैंडलर कॉल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट हैंडलर आपका कॉल होगा, और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे कि इन्फो नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमें, ये सिंपली जावास्क्रिप्ट लिटरल है यहाँ पे इस तरीके, ठीक है। तो इसके अंदर हम वेदर की इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे टेम्परेचर कितना होगा, जैसे मान लो कि 25 सेल्सियस टेम्परेचर होगा आज का, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आती है वेदर की इंफॉर्मेशन, जैसे टेम्परेचर है, इज़ रेनिंग, आज बारिश होने वाली है या नहीं है, यस ट्रू बारिश होने वाली है यहाँ पे। उसके बाद अभी अलर्ट है या नहीं है, अलर्ट, सिटी का नाम, कौन सी सिटी में होने वाला है वेदर, मान लो हम सिटी वाइज देख रहे हैं, जैसे पुणे के अंदर पुणे का वेदर इंफॉर्मेशन है ये। और उसके बाद इज़ रेड अलर्ट, रेड अलर्ट होने वाला है यहाँ पे, यस यहाँ पे रेड अलर्ट होने वाला है, ठीक है ट्रू। तो ये हमारी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, इन्फो। और इसी ये इन्फॉर्मेशन हम इस API कॉल होने के बाद सेंड करने वाले हैं हमारे क्लाइंट को, ठीक है। तो अभी ये हमारा API बन रहा है यहाँ पे। अब हम इस API को अच्छी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, हियर, ओके, अभी API बन चुका है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, जैसे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन यहाँ पे। अब ये जो मेथड है जेसन, ये क्या करेगा, आपको जेसन में रिस्पॉन्स भेजेगा, और यहाँ पे आपको सिंपली भेजा है इन्फो, यहाँ पे आपको क्या बोलना है, इन्फो ऑब्जेक्ट भेजना है ये, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, ये आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो चलो अभी इसको थोड़ा सा हम रन करते हैं। जैसे नोडमॉन फाइल का नाम है नोड ऐप डॉट जेएस फाइल, ठीक है। तो मैं इसको अभी रन करूँगा सर्वर को। ये मेरा नोड सर्वर स्टार्ट हो गया है, नोड जेएस सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट नंबर 3000, ठीक है। तो ये मेरा अभी स्टार्ट हो चुका है। सो राइट नाउ अभी मैं इस API को अभी देखूंगा यहाँ पे किस तरीके से कॉल होता है ये। तो चलो अभी हम ब्राउज़र ओपन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम दे देंगे लोकल होस्ट कुलन पोर्ट नंबर 3000/weather, ठीक है। और जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो ये देखो ये रिस्पॉन्स आ चुका है। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे हमारा, टेम्परेचर 25 सेल्सियस, इज़ रेनिंग, यस ट्रू होने वाली है, सिटी पुणे है, और इज़ अलर्ट ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से ये API का रिस्पॉन्स है। अभी हम इस API को क्या करेंगे, कॉल करेंगे थ्रू एंगुलर एप्लीकेशन, और
इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करके देखेंगे किस तरीके से चीज़ें वर्क हो रही है। ओके, तो राइट नाउ अभी ये काम हमारा हो चुका है सर्वर का। अभी हम बैक टू रिटर्न हमारे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे हम एक सिंपली एक वेदर कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाऊंगा इस तरीके से। एक फोल्डर बनाऊंगा इसके अंदर वेदर नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर मैं 3 फाइल बनाऊंगा, वेदर डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल, ठीक है। तो ये मेरी टीएस फाइल अभी बन चुके हैं यहाँ पे। कंट्रोल सी करके अब सेम नेम से मैं दूसरे 3 फाइल बनाऊंगा HTML, और सेम नेम से मैं अभी तीसरी फाइल बनाऊंगा CSS। ओके, तो ये मेरे 3 फाइल अभी बन चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपोनेंट बना के लेना है कंपोनेंट, ठीक है। चाहे तो आप CLI यूज करो, नो वरी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कंपोनेंट बन रहा है अभी। फिर एंगुलर थोड़ा सा लोड ले रहा है, बहुत थक गया है बेचारा, तो इसको थोड़ा सा लोड लेने दीजिए। और यहाँ पे हम @component, ये कौन सा फाइल है अभी, ये TS फाइल है। तो कंपोनेंट डेकोरेटर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। कंपोनेंट, ये डेकोरेटर है यहाँ पे। अभी दिमाग की बत्ती जली इसकी। तो फाइल TS फाइल है, तो सेम फाइल है, कौन सा फाइल है, कंपोनेंट डॉट TS टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम एंगुलर कोर, और यहाँ पे हम देखेंगे कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके की चीज़ भी पता होना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ किस मॉड्यूल के अंदर रखी गई है, क्या गई है, ठीक है। इसलिए हाथ से हम काम करते हैं। तो चलो अभी कंपोनेंट का मेटाडाटा देंगे, इसको सेलेक्टर दे देंगे हम ऐप वेदर। ये हमारा इसका सेलेक्टर है, ऐप वेदर हमने दे दिया है। फिर नाउ अभी हम इसको देखेंगे टेम्पलेट URL कंपलसरी है टेम्पलेट बाइंड करना, या आप एक्सटर्नल फाइल बाइंड करो या फिर इंटरनल दे दो आप टेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे स्टाइल URL है, ये भी ऑप्शनल है, ये आपको देना है तो दो, नहीं तो मत दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास, और हम दे देंगे वेदर कंपोनेंट, ये होगा आपका वेदर कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने कंपोनेंट बना लिया है बेस्ट तरीके से। अब HTML फाइल के अंदर हम थोड़ा सा मैसेज देंगे, वेलकम इन वेदर कंपोनेंट, वेदर कंपोनेंट, ठीक है। और इसको थोड़ा सा H1 टैग को थोड़ा सा हम यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देंगे, फॉन्ट साइज यहाँ पे दे देंगे 10 EM, ठीक है। और यहाँ पे कलर रेड दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल कंपोनेंट, ठीक है। अभी हमें इस कंपोनेंट को स्टार्ट करना है, तो हमें ये मॉडल बेस्ड एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर रजिस्टर करेंगे, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है हमारा एग्ज़ाम मॉड्यूल, तो इसके अंदर रजिस्टर करना है आपको। तो डिक्लेरेशन के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है वेदर कंपोनेंट, ठीक है। और फिर आपको इसी कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप करना है, क्योंकि हमने अभी राउटिंग नहीं पढ़ा है, राउटिंग पढ़ने के बाद इतना कोई ज़रूरत नहीं काम करने की, ठीक है। तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप के अंदर सर्च कंपोनेंट की जगह हम क्या देने वाले हैं अभी, वेदर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये वेदर कंपोनेंट का जो सेलेक्टर है इसे कॉपी कर लो आप यहाँ पे, और इंडेक्स जो फाइल है यहाँ पे index.html फाइल, उसके अंदर आपको जाना है, और यहाँ पे आपको लोड करना है वो कंपोनेंट सेलेक्टर, ठीक है। इतना हो चुका है। तो चलो अभी इसको रन कर देते हैं। लोकल होस्ट 4200 पे हमारा सर्वर स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे इसको रन करना है पहले, बाकी सब क्लोज कर दो, काम ख़त्म हो चुका है हमारा। ng सर्व कमांड का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो अभी हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसको स्टार्ट होने तक आप वेट कर सकते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है वेट करने के सिवा। ये देखो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन लोकल होस्ट 4200 पे स्टार्ट हो चुका है। अभी हम ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको रन करेंगे, ठीक है, लोकल होस्ट 4200। और जैसे भी हम इसको रन करेंगे, ये देखो हमारा कंपोनेंट आ चुका है, क्योंकि हमने फॉन्ट साइज बहुत बड़ा दिया था। तो CSS के अंदर 10 EM की जगह हम देखेंगे 5 EM, ठीक है।
तो ये 5 MB बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पे हम देंगे 3M, तो 3M यहाँ पे इस तरीके से हमें आउटपुट मिला है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा जूम किया है, अगर ये 100% में इतना साइज मिलता है इसका, ठीक है, तो थोड़ा सा जूम ही करेंगे हम, क्योंकि आपको बेटर तरीके से दिखे, ताकि आपको चश्मा ना लग सके बारीक बारीक देख के, ठीक है। तो गाइज ये हो गया, हमारा कंपोनेंट रन हो चुका है। अभी चलो अभी हमें काम करना है हमारे HTTP कोडिंग के ऊपर, ठीक है। तो चलो मैं कंपोनेंट के अंदर ही कोड कर देता हूँ, बाकी मैं आपको सिखाऊंगा सर्विस कैसे बनानी है, सर्विस के अंदर किस तरीके से कोडिंग करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे या फिर आप सर्विस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, या फिर चलो इसी के अंदर भी हम सर्विस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होगा, हम बाद में करेंगे। तो आपको पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन लेंगे, डिस्प्ले वेदर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे डिवीज़न बटन टाइप लेंगे हम, बटन इसको हम टाइप दे देंगे, ये बटन है, ओके। और यहाँ पे नाम देंगे डिस्प्ले वेदर इन्फो, ठीक है। ये बटन जैसे भी क्लिक होगा तो हमारा वेदर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको सिंपली जब भी आप HTTP रिस्पांस लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एक इंटरफेस बना के लेना है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे इंटरफेस बनाएंगे, सेम फाइल या कोई भी फाइल में बना सकते हो, वेदर इन्फो, ठीक है। ये वेदर इन्फो नाम से इंटरफेस है, जिसके अंदर हमें क्या क्या डेटा मिलने वाला है, यही डेटा आने वाला है सेम। तो यही डेटा का हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये इसका टाइप स्ट्रिंग है, सेमीकोलन, इसका टाइप है बुलियन, is raining, ओके, जस्ट 1 सेकंड, ओके। तो यहाँ पे ये जो पुणे है सिटी, इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है। और ये इजालट, इसका डेटा टाइप क्या है, बुलियन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन है, सेमीकोलन इज देयर एंड देयर इज सेमीकोलन, ठीक है। So this is your interface actually, okay. So this kind of response you will get from the server, okay. So right now here अभी आपको क्या करना है, इस टाइप का रिस्पांस आने वाला है सर्वर से। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे हमने बटन लिया था डिस्प्ले वेदर इन्फो, देखो यहाँ पे जैसे भी हम ये बटन आ गया है डिस्प्ले वेदर इन्फो, तो जैसे भी हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा API कॉल होना चाहिए और डेटा हमें डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम एक फंक्शन लेंगे डिस्प्ले वेदर इन्फो, ठीक है। डिस्प्ले वेदर इन्फो ये बटन है, और जैसे भी हमें ये बटन क्लिक होगा तो यहाँ पर कोड रन होगा ये। तो आपको सबसे पहले जो इवेंट है उसको बाइंड करके लेना, इवेंट बाइंडिंग। तो यहाँ पे बटन के यहाँ पे आपको क्लिक इवेंट पे बाइंड करना है, क्लिक इस तरीके से, ठीक है। और कंट्रोल यस करना है, ओके। तो अभी हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज दे देंगे, हम चेक करेंगे क्लिक हुआ नहीं है, सो क्लिक मैसेज, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपका इवेंट बाइंड हुआ है नहीं हुआ है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे देखो क्लिक करें बस, क्लिक मतलब आपका इवेंट बाइंड हुआ है, कोड रन हो रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलो अभी इतना तो ठीक हो गया यहाँ पे या ओके, इतना हो गया। अब इसको हटा देना है आपको, चेकिंग हो गई आपकी। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सर्वर का API कॉल करेंगे। तो यहाँ पे URL डिफाइन करना है, कांस्टेंट URL इज इक्वल टू, आपको मेंशन करना है HTTP सर्वर का कहाँ पे सर्वर है, लोकल होस्ट है आपका कुलन, पोर्ट नंबर 3000 है, उसका URL क्या है, वेदर, ये इसका URL है, ठीक है। तो ये जो सर्वर है हमारा, API जो है इसका URL वेदर है यहाँ पे। तो जैसे भी हम वेदर कॉल करेंगे तो ये हैंडलर रन होगा और ये हमें रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने फंक्शन लिया है, इस फंक्शन को यहाँ पे बाइंड किया है, ठीक है। जैसे बटन हम क्लिक करेंगे
तो ये फंक्शन कॉल होगा। अभी हमें रिक्वेस्ट भेजना है हमारे एपीआई को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना है, लोकल होस्ट है सर्वर का, जो जहाँ पर सर्वर है, पोर्ट नंबर है और वेदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेदर है ये हमारा URL है इस तरीके से, और ये पोर्ट नंबर है सर्वर का 3000 पे, और ये लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। तो ये सारी डिटेल आपको चाहिए रिक्वेस्ट सेंड करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इतना किया है। अभी हमें क्या चाहिए, HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, और हम लिखेंगे प्राइवेट HTTP सर्विस हमें लेना है, HTTP सर्विस, HTTP क्लाइंट, ठीक है। HTTP क्लाइंट हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है डिपेंडेंसी इस्तेमाल का, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसका इस्तेमाल करके हमें HTTP क्लाइंट यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो राइट नाउ हियर अभी हमें रिक्वेस्ट सेंड करना है। तो HTTP क्लाइंट का जो ये ऑब्जेक्ट है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट हैंडलर बनाएंगे, ठीक है। सो कांस्टेंट जैसे कि रिस्पॉन्स यहाँ पे जो आएगा आपका, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे आपको कॉल करना है। रिस्पॉन्स जब आएगा तो जैसे कि ये एरो फंक्शन है, यहाँ पे रिस्पॉन्स हम यहाँ पे नाम देंगे रिस्पॉन्स हैंडलर, या फिर सक्सेस हैंडलर दे देंगे हम यहाँ पे। जैसे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आएगा, सक्सेस हैंडलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स और यहाँ पे देंगे HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। और HTTP रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में मिलने वाला है यहाँ पे वेदर इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे वेदर इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक हैंडलर है HTTP हैंडलर, और ये है एक एरो फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। इसके अंदर आपका रिस्पॉन्स आएगा, हम यहाँ पे console.log करके रिस्पॉन्स ले लेंगे, किसके अंदर, इस रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। आपको इस तरीके से कोडिंग करना है कंपनी में जाने के बाद HTTP कॉल करने के लिए, ठीक है। जस्ट ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेम इस तरीके का हैंडलर यहाँ पे यूज़ करना है। इस तरीके से आपने हैंडलर बनाया है, ओके, जो कि रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स का टाइप होगा HTTP, सॉरी नॉट रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स टाइप होगा, ठीक है। ये HTTP रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, और जिसके अंदर वेदर इंफॉर्मेशन होगी जो है वो, ठीक है। तो अभी इस तरीके से आपको कोड करना है, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पॉन्स हमने दिया है। अभी एरर आता है तो कांस्टेंट, यहाँ पे दूसरा हैंडलर करेंगे हम, एरर हैंडलर, ठीक है। तो ये एरर हैंडलर हम रन करेंगे कब, जब एरर आएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरर, और इसका टाइप होगा HTTP एरर रिस्पॉन्स। तो ये एरर HTTP एरर रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स जो होगा ये HTTP रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर HTTP वेदर इन्फॉर्मेशन का टाइप का डेटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे console.log के अंदर एरर को, अगर कोई एरर आता है यहाँ पे तो एरर को यहाँ पे इस तरह से प्रिंट कर दिया। तो ये कोड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी कोड से आपको कोडिंग करना है कंपनी में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कोडिंग है। अभी इतना हो गया आपका। तो राइट नाउ अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे कि कांस्टेंट रिक्वेस्ट कॉल वेरिएबल ले लो, रिक्वेस्ट कॉल, ठीक है। और रिक्वेस्ट कॉल करने के बाद हमारा HTTP सर्विस है डॉट उसका गेट मेथड है, और इसके अंदर आपको टाइप के अंदर आप टाइप बेस्ड रिस्पॉन्स दे सकते हो। तो आप किस टाइप का रिस्पॉन्स लेने वाले हो, वेदर टाइप का, क्योंकि उस रिस्पॉन्स में ये सारी चीज़ें आने वाली है। तो यहाँ पे आपको देना है रिस्पॉन्स का टाइप यहाँ पे, और ये मेथड आपने कॉल कर दिया इस तरीके से। अभी ये मेथड कॉल करने के बाद अभी ये यहाँ पे क्या बोलता है, 1 और 2 आर्गूमेंट बट गॉट 1, ठीक है। नो वरी, गेट मेथड है तो आपको मिनिमम
यहाँ पे एक आर्गुमेंट देना ज़रूरी है जो कि URL होगा। ठीक है, तो हमने URL दे दिया है। यहाँ पे हमारी गेट रिक्वेस्ट फायर हो चुकी है। ठीक है, अभी ये जो मिलेगा आपको, ये होगा आपका, ये रिटर्न करेगा आपको गेट मेथड क्या, ये रिटर्न करेगा यहाँ पे ऑब्जर्वेबल। ठीक है, तो इसका टाइप क्या बनेगा यहाँ पे, ऑब्जर्वेबल ऑफ वेदर इन्फो। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हम इसको रिक्वेस्ट ऑप्शन भेजेंगे, अभी ये आपको देना ज़रूरी है। अब रिपीट ऑप्शन में आपको फुल रिस्पॉन्स लेना है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व कुलन इक्वल टू रिस्पॉन्स, ये आपको देना है, तभी जाके आपको फुल रिस्पॉन्स मिलेगा, HTTP रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको सिर्फ डेटा मिलेगा। आपको स्टेटस कोड वगैरह लेना है तो ये आपको देना पड़ेगा ऑब्जर्व रिस्पॉन्स। ठीक है, इतना आपने दे दिया। तो अभी यहाँ पे ये इसके अंदर क्या आएगा, ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर HTTP रिस्पॉन्स होगा और उसके अंदर वेदर इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे ये आएगा। नाउ अभी ये हो गया आपका, यहाँ पे क्विक फिक्स, यहाँ पे रिमूव अनयूजर डिक्लेरेशन फॉर रिक्वेस्ट कॉल, कहाँ पे अनयूजर रिक्वेस्ट, कंट्रोल Z। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट कॉल यहाँ पे हमने यूज़ किया है, तो आप चाहे इसको इस तरीके से मोर सेंसिटिव कोडिंग कर सकते हो, ऑब्जर्वेबल ऑफ HTTP रिस्पॉन्स ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन, वेदर इन्फो। ठीक है, तो इसका टाइप ये है। ओके, तो ये आपको वेरी कॉन्शियस वे से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेगी। ठीक है, अभी आपको ये रिक्वेस्ट, आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, अभी रिक्वेस्ट को फायर करना है। ठीक है, तो अभी रिक्वेस्ट फायर नहीं हुए, जब तक सब्सक्राइब मेथड आपका कॉल नहीं होगा तब को रिक्वेस्ट आपकी नहीं फायर होगी। तो चलो रिक्वेस्ट को फायर करेंगे इसका यूज करके। सर आवाज ब्रेक होतो है। हेलो सर। हाँ हेलो, यस हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? आवाज ब्रेक होतोय सर तुमचा। यस यस आता दिसतीये, पण अशी फ्रीज होती थोडी। नहीं, अभी वो आपको 2000 रिफ्रेश रेट पे को नहीं दिखेगा। सेकंड आपको HD क्वालिटी में तो नहीं दिखेगा, और आपको जो हैप्पीनेस दे सके इस तरीके का ये वीडियो आपको अभी ये स्ट्रीमिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना सीख लो। ओके, अब वो अपने अंबानी मामू है, उन्होंने क्या गड़बड़ घोटाला किया है पता नहीं है, लेकिन अभी तो जियो भी नहीं सर मिलेगा। सर ते 144B मध्ये पण नाही दिसत आहे. तुमचं बी जमल जॉब भेटल्यावर काही दिवसांनी। हां, नाही सर आधीच. आधी जमलं का? सत्यानाश। हाँ, चला अभी देखो यहाँ पे हमने बाकी सारा खेल किया है। यहाँ पे ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सक्सेस हैंडलर, एरर हैंडलर, और यहाँ पे हमने कॉल किया है गेट मेथड। यहाँ पे हमने पूरा प्रिपेयर करके लिया है, कहाँ पे मेथड सेंड करनी है, कौन सा URL है, क्या रिक्वेस्ट ऑप्शन है। तो इसने हमें एक ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है। अब ऑब्जर्वेबल का इस्तेमाल करके हम एक्चुअली रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ये हमारा रिक्वेस्ट कॉल डॉट सब्सक्राइब मेथड। तो जब तक आप सब्सक्राइब मेथड नहीं दे दोगे तब तक रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट पास करना है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट को पास करना है आपको सक्सेस हैंडलर कॉमा, और दूसरा पास करना है एरर को पास करना है आपको एरर हैंडलर। ठीक है, बस ये होगा आपका सक्सेसफुली कोड। ठीक है, तो जैसे भी ये सब्सक्राइब मेथड कॉल होगा, नेक्स्ट ऑब्जर्वर इस सक्सेस को कॉल करेगा तो ये रन होगा, एरर को कॉल करेगा तो ये रन होगा। ठीक है, तो ये बेहतरीन तरीके से कोड बन चुका है हमारा। तो अभी चलो हम देखते हैं क्या आता है यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँगा, इंस्पेक्ट तो नहीं करना है मुझे, हाँ इंस्पेक्ट करना है यहाँ पे इस तरीके से, और इंस्पेक्ट में हम देखेंगे कंसोल के ऊपर यहाँ पे इसको पूरा क्लियर कर देंगे। और जैसे मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। ठीक है, तो अभी रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या आया है, देखो एरर रिस्पॉन्स आया है यहाँ पे, और ये फॉल्स हो चुका है, कुछ रीज़न है, या फिर यहाँ पे बोलता है एरर कनेक्शन रिफ्यूज़ बोलता है यहाँ पे। तो कनेक्शन का है रिफ्यूज़ है भाई, चलो देखते हैं एक बार। गेट कनेक्शन रिफ्यूज वेयर HTTP लोकल होस्ट 3, यहाँ पे देखो गलती कर दिया हमने, पोर्ट नंबर 300 दिया है, लेकिन हमारा पोर्ट नंबर क्या है यहाँ पे 3000 है। तो गलत सर्वर को रिक्वेस्ट जा रही है, तो नेटवर्क पे रिक्वेस्ट आपकी गई नहीं है,
तो यहाँ पे एरर रिस्पॉन्स के अंदर इतना सारा रिस्पॉन्स आपको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेटस कोड 0 स्टेटस कोड का मतलब ये होता है कि आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक गई नहीं, नेटवर्क में गई नहीं। तो इससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि अगर स्टेटस कोड 0 है मतलब देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन, सर्वर के पास हम पहुँच नहीं पा रहे, ड्यू टू द सम रीजन नेटवर्क कंजक्शन इज देयर, सर्वर इज ऑफ, कुछ भी आप ऐसे 5-6 रीज़न दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये इससे आपको ट्रैक करना होता है कि स्टेटस कोड अगर 0 है तो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे इस प्रॉब्लम को। ये URL देखो 3000, यहाँ पे 3000 है, कंट्रोल एस करेंगे इसको और फिर से ये रिलोड होगा और मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है। HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जर ओके ट्रू, स्टेटस को 200 सब ठीक है। और ये बॉडी के अंदर आया हमारा ये रिस्पॉन्स सिटी, ये वेदर इंफॉर्मेशन आ चुके हैं हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो चलो ये तो हमने पहले भी इस तरीके की चीज़ें की है, तो अब वेदर इंफॉर्मेशन को हम अभी क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वेदर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पे, वेदर, और यहाँ पे वेदर इन्फो, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट एज ए वेदर इन्फो, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब इस वेदर को हम असाइन करेंगे ये जो रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स असाइन करने के लिए हमें क्या करना है, दिस डॉट वेदर इज इक्वल टू ये जो रिस्पॉन्स आया है डॉट बॉडी, ठीक है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये क्या होता है, वेदर इन्फो नल इज नॉट असाइनेबल टू टाइप इन्फो, ठीक है। तो ये बॉडी नल, और इसको अभी हम इस तरीके से करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे एज सेम वेदर इन्फो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो है हमारा वेदर इन्फो, अगर बॉडी में नल आया है तो उसका ऑब्जेक्ट बन के उसको मिलेगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा वेदर इन्फो। अभी इसको प्रिंट करना है वेदर इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो हम मान लो कि हमें टेबल में प्रिंट करना है, तो टेबल यहाँ पे टेबल के अंदर हम डिस्प्ले करेंगे इस तरीके से, या फिर हम चार्ट जीपीटी से बेस्ट UI बना के लेंगे, चार्ट जीपीटी का इस्तेमाल करो। चार्ट जीपीटी मैडम आ जाइए हमारे पास, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। क्रिएट टेबल, क्रिएट UI टू डिस्प्ले वेदर इंफॉर्मेशन। UI के नाद में नहीं खेलना है, सीधा बना के लेना है UI, ओके। वेदर इंफॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल देने हैं, क्या क्या आपको दिखाना है उसका हमें UI बना के दो। तो ये डिटेल्स हम दे देंगे यहाँ पे, टेम्परेचर, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे UI शुड बी गुड लुकिंग, ऐसा मैसेज है उसको, UI शुड बी गुड लुकिंग, और एंटर। या फिर हमें यहाँ पे लेंगे इन HTML एंड CSS, बस। तो ये तो देखो ये अभी UI बना के दे रहा है हमें। तो यहाँ पे UI UX के जॉब इसी वजह से चले गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सब चीज़ें बना के दे रहा है बेस्ट तरीके से, ओके। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको ये UI बन चुका है तो इसको कॉपी करेंगे, ये इतना डिवीज़न, और यहाँ पे हमें जाना है हमारे HTML के अंदर, ठीक है। तो इस सब को हटा देंगे अभी, ये हटा देने की ज़रूरत नहीं, नीचे हम इस तरीके से दिखा देंगे इसको, ठीक है। तो ये दिखा दिया। अभी रही बात इसकी, तो यहाँ पे हम थोड़ा CSS कॉपी करना है आपको, पूरा CSS। अभी CSS हुआ नहीं है कंप्लीट, तो वेट करेंगे इसको। ये हो गया CSS कंप्लीट, ठीक है। तो अभी हमें इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसकी CSS फाइल है, इसके अंदर हम रख देंगे इसको, ठीक है। या फिर Ctrl+Z, पहला जैसा था वैसा रखेंगे, Ctrl+S, ठीक है। अभी देखेंगे ये UI किस तरीके से दिखता है हमारा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा UI दिख रहा है, ये UI हो गया UI वेदर इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये UI देखो कितना अच्छी तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। चलो इसको थोड़ा सेंटर में लेते हैं UI को। तो सेंटर में लेने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कोड है बॉडी के अंदर, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो इतना सब कुछ तो लिया है इन्होंने। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे HTML बॉडी, HTML बॉडी,
ये दोनों को हाइट विड्थ 100% करेंगे, हाइट 100%, बॉडी की तो ऑलरेडी है फिर भी हम दे देंगे विड्थ 100%, ओके, मार्जिन 0 एंड पैडिंग इज 0 इज हियर, ठीक है। तो अभी ये करने के बाद फिर भी ये नहीं आया है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हम और एक क्लास ले लेंगे डॉट सेंटर नाम का, ठीक है, और इसके अंदर सेंटर नाम का जो क्लास है, और हम जिसमें लेंगे अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे हम देखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो ये सेंटर ले लिया हमने यहाँ पे। अभी हमें कोई क्या करना है, ये जो कंटेनर है इसके आगे एक लेयर लगाना है डिवीजन, और इसको हम क्लास असाइन करेंगे क्लास सेंटर, और इसको सब को इसके अंदर ले लेंगे डिवीजन के अंदर, ठीक है। तो अभी हम दे देंगे ये आ गया ये सेंटर में, ठीक है। तो जो चार्ट जीपीटी हमें पूरा नहीं देता है तो कोई बात नहीं, हम खुद ही इसको बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूआई जहाँ पर हम डिस्प्ले करने वाले हमारी वेदर की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी पुणे है, तो जो भी यूआई से आएगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये जो सिटी है यहाँ पे, हम यहाँ पे सिटी जो पुणे दिख रहा है यहाँ पे हम बाइंड करेंगे जो भी सर्वर से आएगा वो, ठीक है। तो सर्वर से क्या आ रहा है, वेदर डॉट ये सिटी, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब टेम्परेचर जो है ये 28 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 28 डिग्री है ना, तो यहीं पे हम लगाएंगे, और डिग्री सेल्सियस ये वहाँ पे रहेगा। सेल्सियस में आ रहा है या फिर फ़ारेनहाइट में आ रहा है तो सेल्सियस में रखेंगे हम, ठीक है। या तो वेदर डॉट टेम्परेचर, यहाँ पे हम टेम्परेचर प्रिंट करेंगे, और ये रेनिंग, यहाँ पे रेनिंग होने वाली है, तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट करेंगे। वेदर डॉट इज रेनिंग, यहाँ पे रेड अलर्ट, ठीक है। तो रेनिंग ट्रू होने वाली है यहाँ पे, तो हम रेनिंग दे देंगे, रेनिंग और नॉट, ओके। तो रेड अलर्ट यहाँ पे आ रहा है। तो चलो इस तरीके से अभी हम जो हमारा युवा है यहाँ पे हमने बना लिया है, सारी चीज़ें मैप कर दी है, ठीक है। तो ये जो सेल्सियस में सर्वर से आ रहा है ये डेटा, इसको थोड़ा सा हम सी निकाल देंगे, और पुणे इज रेनिंग यहाँ पे दे देंगे स्टेटस, या फिर ठीक है रेनिंग कर देंगे, इज रेनिंग, ओके। तो या फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, स्टेटस इसका स्टेटस है, स्टेटस रेनिंग है, स्टेटस सिटी पुणे है, रेड अलर्ट, यहाँ पे रेड अलर्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने रेड अलर्ट दिया है, यहाँ पे इज रेड अलर्ट, या फिर हम इसको ट्रू दे देंगे, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इतना उसके हिसाब से हम वहाँ पे यूआई में बदल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना हम काम नहीं करेंगे उसके ऊपर। अब यहाँ पे स्टेटस मैंने दिखा है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा जो हमारा इंटरफेस है यहाँ पे। तो इस रेनिंग की जगह यहाँ पे ये जो आया है यहाँ पे स्टेटस लगाना पड़ेगा आपको, स्टेटस, ठीक है। और स्टेटस आपका क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। और यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको रेनिंग की जगह क्या लगाना है, स्टेटस लगाना है, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा पूरा। अब चलो इसको रन करेंगे। ये जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो सिटी पुणे है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, रेनिंग सीजन है, रेड अलर्ट आया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम ये आइकॉन बदल सकते हैं, कंडीशन देके ईपीएल स्विच लगा सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर। अगर यहाँ पे रेड अलर्ट है तो ये इस तरीके से आएगा अलर्ट स्टेटस, अगर दूसरा है तो हम कंडीशन के हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉपर यूआई बनाना है तो हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा समझ ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका सर्वर से डेटा आ चुका है। सो राइट नाउ अभी ये जो मेरा सर्वर है, सर्वर से अगर मैं यहाँ पे दे दूँगा कि टेम्परेचर अभी 80 डिग्री सेल्सियस पे जाने वाला है यहाँ पे, और पुणे जो ये सिटी जो है यहाँ पे छत्रपति संभाजीनगर है, छत्रपति संभाजीनगर, ठीक है। और यहाँ पे रेड अलर्ट 2 है यहाँ पे, तो ये टेम्परेचर है, रेनिंग सीजन है। तो 80 डिग्री सेल्सियस में किसने रेनिंग रखा था, ओके। तो रेनिंग की जगह यहाँ पे समर सीजन है, ओके, समर है, ओके।
तो ये सर्वर से अगर आएगा उसके हिसाब से अभी यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होगा। और देखो यहाँ पे सिटी छत्रपति संभाजीनगर, टेम्परेचर 80 डिग्री और यहाँ पे समर है। तो बेस्ड ऑन दी डेटा हम आइकॉन बदल सकते हैं, लेकिन उतना कोई अभी हमें यहाँ पे कोड नहीं करना है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट राइट नाउ। तो ये देखो सिंपल हमने एक बनाया है, और ये देखो यूआई भी ChatGPT ने कितना बेस्ट तरीके से बना के दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है यूआई डिज़ाइनर की और यूएक्स डिज़ाइनर की यहाँ पे। तो इसलिए इसके सारे जॉब अभी चले जा रहे हैं यूआई यूएक्स से, क्योंकि ChatGPT इस तरीके से इसको खा रहा है। तो डेवलपर है वही सब चीज़ें अब मैनेज करने वाला है, वही सब चीज़ें मैनेज करेगा। सिर्फ डेवलपर को थोड़ा सा स्किल होना चाहिए कि किस तरीके से ChatGPT का इस्तेमाल करके उसको डेवलपमेंट प्रोसेस पता होनी चाहिए, और उसके अंदर कस्टमाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए कि वो अगर कोई चीज़ में कमियाँ खामियाँ रहती है तो वो कैसे कस्टमाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये अगर होता है तो कोई ज़रूरत नहीं, और धीरे धीरे डेवऑप्स का भी काम ख़त्म होते जा रहा है, सारा डेवलपर ही कर लेगा। डेवऑप्स के लिए भी ये ChatGPT पूरे स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है आपको। तो सब चीज़ें ख़त्म होने जा रही है, सिर्फ एक ही चलेगा, ओनली ऑन डेवलपर, उसके कोडर डेवलपर, और उसको कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं है। तो डोंट डरो, भियो मत, यहाँ पे आप घबराओ भीने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर आगे बढ़ना है तो कोडिंग को अपना लो, वही आपका दुख का दर्द है, साथी है, जख्म का मलहम है, वही आपको सारी चीज़ें आपकी लाइफ में खुशहाली ला सकता है। ठीक है, तो राइट नाउ यहाँ पे फोकस कीजिए, क्योंकि मैं अभी खुशहाली ला रहा हूँ आपकी लाइफ में। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा एक वेदर का एप्लीकेशन, जिसमें हमने वेदर की इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दी। ठीक है, लेकिन आपके हमारे इस लेक्चर का ये इंटेंशन था ही नहीं कि हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डिस्प्ले करें, क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी लेक्चर स्पेंड किए हैं डिस्प्ले कैसे करना है। हमारा तो मेन इंटेंशन था आज कि हम ये टॉपिक पे फोकस करने वाले थे कि HTTP इंटरसेप्टर कैसे क्रिएट करें। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये प्री रिक्विजिट था कि आपको पहले HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड करना आना चाहिए, तब जाके इंटरफेस का रोल आता है। ओके, इंटरसेप्टर का। तो चलो अभी हम पॉइंट लेंगे HTTP इंटरसेप्टर कैसे बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर। मतलब जैसे भी रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले हमारे उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा, उसको रिक्वेस्ट को पहले ही हमारा एक कोड बनाएंगे जो रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, लेकिन इंटरनली रिक्वेस्ट सर्वर को जाने से पहले बीच में ही उसको रोका जाएगा रिक्वेस्ट को, और फिर हम वहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमें बार बार कोई हमारा JWT टोकन होता है ऑथराइजेशन, तो हर रिक्वेस्ट के साथ उसको भेजने से बेटर है कि हम एक इंटरसेप्टर बनाएं। जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा वो ऑटोमेटिकली टोकन उठाएगा, उसके अंदर ऐड करेगा और लेके जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती है। तो चलो अभी हम देखेंगे HTTP इंटरसेप्टर किस तरीके से बनाएंगे हम यहाँ पे। तो अभी हमें इंटरसेप्टर बनाने के लिए सबको आपको एक क्लास बनाना है, चाहे उसको इंजेक्टेबल एनोटेशन लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर भी उसको इंजेक्टेबल एनोटेशन लगाओ, क्योंकि स्टैंडर्ड माना जाता है। बट इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो उसका भी एक मीनिंग है, मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। इंजेक्टेबल हम लगाते हैं या नहीं लगाते, अगर सर्विस भी आप यूज़ करते हैं तो ज़रूर नहीं कि इंजेक्टेबल एनोटेशन लगाना ही ज़रूरी है, नहीं लगाए तो भी वो सर्विस बनती है। लेकिन कैसे बनती है, उसकी क्या सिनारियो है, वो भी हम बाद में देखेंगे। अगर आपको इंटरव्यू इतना सब कुछ पूछेगा तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, सो बाद में देखेंगे चीज़ें। तो अभी चलो अभी हम यहाँ पे इंटरसेप्टर बनाएंगे। ठीक है, अब इंटरसेप्टर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे इंटरसेप्टर्स नाम का, इंटरसेप्टर्स। ठीक है, तो ये फोल्डर बनाया है, तो इसके अंदर आपको सिंपली एक क्लास बनाना है। जैसे कि हम रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर बनाएंगे, कॉमन रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर, कॉमन रिक्वेस्ट, ये फाइल बनाएंगे कॉमन डॉट रिक्वेस्ट डॉट इंटरसेप्टर डॉट TS फाइल। ठीक है, तो अभी ये कॉमन इंटरसेप्टर का मतलब क्या है कि हर एक रिक्वेस्ट के अंदर ये रन होगा, हर एक रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है, तो जैसे भी हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा, बीच में जो आपको काम करना है रिक्वेस्ट को चेंज करके रिक्वेस्ट भेज सकते हो आप। ठीक है, तो जो भी यूनिक रिक्वेस्ट बार बार देनी है, सबके अंदर मॉडिफिकेशन करने से बेटर है कि हम एक ऐसा कोड करें जो कि हर एक रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त कोड ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन हो जाए और हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लास बनाना है। तो क्लास बनाने के लिए एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट क्लास। अब मैं यहाँ पे क्लास को नाम दूंगा, जैसे काम नाम है कॉमन रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर,
कॉर्नर रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर, ठीक है। ये मैंने अभी एक क्लास बनाया है यहाँ पे। तो देखो एंगुलर के अंदर एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ द क्लास। तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्लास के बारे में आपको अच्छी तरह से स्किल लेना जरूरी है, ठीक है। जो भी चीज़ क्लास के फॉर्म में इंप्लीमेंट हो चुकी है। अभी राइट नाउ अभी आपको क्या करना है, एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स और इसका नाम है HTTP इंटरसेप्टर। HTTP इंटरसेप्टर नाम का ये इंटरफेस है। इस इंटरफेस को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो और यहाँ पे इसकी एक मेथड है, तो ये क्विक फिक्स बोला जाता है यहाँ। तो हम इसको इस तरीके से क्लिक करने के बाद ये जो इंटरसेप्टर है इसकी एक मेथड है इंटरसेप्ट नाम की, जिसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे। एक होगा रिक्वेस्ट जो कि HTTP रिक्वेस्ट टाइप का होगा, दूसरा होगा नेक्स्ट जो कि HTTP हैंडलर टाइप का होगा। और ये मेथड रिटर्न करेगा ऑब्जर्वेबल ऑफ HTTP इवेंट ऑफ एनी, ठीक है। तो इससे कोई लेना देना नहीं आपको। और ये यहाँ पे थ्रो न्यू एरर मेथड नॉट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। अब ये हमने इंटरसेप्टर अभी बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अभी फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट आया है सारी चीज़ें। अभी हम देखेंगे ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब ये इंटरसेप्टर अभी हमने क्लास बनाया है। अभी हम इसको @इंजेक्टेबल लगाएंगे। इंजेक्टेबल यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अभी हमने इसको क्या लगाया है, इंजेक्टेबल लगाया। तो इसे इंजेक्ट को हटा देंगे हम यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको, ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो चीज़ें आ रही है ये कौन से मॉड्यूल से आ रही है। तो ये मॉड्यूल ध्यान में रखना है। HTTP कॉमन, HTTP एंगुलर कॉमन के अंदर HTTP है मॉड्यूल है, इसके अंदर से रिक्वेस्ट है, ये है उसके अंदर है। ये जो इंजेक्टेबल ये कहाँ पर लिखा गया है, एंगुलर कोर के अंदर है। ये RxJS के अंदर क्या है, ऑब्जर्वेबल। तो कभी कभी ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना पड़ती है। इंटरव्यूअर भी आपको बोल सकता है कि कैन यू टेल मी द व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मॉड्यूल ऑफ इंजेक्टेबल। तो यहाँ पे इंजेक्टेबल का मॉड्यूल का नाम क्या है पता है, तो आप बोल सकते हैं यस इट इज़ एंगुलर कोर। ओके, तो एंगुलर कोर क्या है, एक मॉड्यूल है आपका। और मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, ये सिंपली फाइल होता है एंगुलर के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल का मतलब फाइल होता है, जिस फाइल के अंदर हम मल्टीपल कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको पता होना ज़रूरी है। राइट नाउ अभी हमने बनाया है ये इंजेक्टेबल सर्विस बनाया, लेकिन अब यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। जब तक हम एंगुलर को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते तब तक वो कुछ काम करेगा नहीं। तो कोई भी फ्रेमवर्क होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चलता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इज द सेटिंग। हम सेटिंग करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मतलब क्या करते हैं, हम सेटिंग करते हैं कि किसी फ्रेमवर्क को ऑलरेडी हम बताते हैं कि भाई ये चीज़ें तू कर। तो फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है कि मैं इतनी चीज़ें करूँगा, आपको अभी कौन सी चाहिए बोलो। तो हम फिर सेटिंग करते हैं, तो उसी को बोला जाता है मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंगुलर भी के अंदर भी हमें चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। एंगुलर को बताना पड़ता है कि अभी तू ये यूज़ कर, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसको सब देना पड़ता है, तब जाके वो हमारे लिए काम करता है। सारा एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं उसने मेरे मन की बात सुननी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एंगुलर नहीं सुनना चाहिए, ये ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये हमारा एंगुलर का जो इंजेक्टेबल है, ये एनोटेशन हमने लगाया है यहाँ पे, और एक क्लास हमने बना है जिसने मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। अब ये इंटरसेप्टर अभी हमने बनाया है, अभी ये वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी इसको हमने फ्रेमवर्क को बताया नहीं है कि भाई इंटरसेप्टर यूज कर क्या कर। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट आता है थर्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरफेस, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरफेस का मतलब आप यहाँ पे इंटरफेस को आपको रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है, मतलब एंगुलर को बताना पड़ता है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका रूट मॉड्यूल है या फिर आप जिस मॉड्यूल के अंदर आप यूज़ करना चाहते हो इंटरफेस कंपोनेंट, उस मॉड्यूल के अंदर जाना है। तो अभी मेरा ये जो कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट कौन सा, वेदर कंपोनेंट, मुझे इस कंपोनेंट को क्या करना है, इंटरसेप्टर लगाना है। और ये रिक्वेस्ट सेंड होने से पहले मेरा इंटरसेप्टर रन होना चाहिए, ठीक है। तो ये मॉड्यूल मैंने कहाँ पे रजिस्टर किया है, यहाँ पे मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम मॉड्यूल नाम का फोल्डर है, मतलब ये मॉड्यूल है। तो यहाँ पे हमने रजिस्टर किया है वेदर। तो इस मॉड्यूल में जाना है आपको, और यहाँ पे आपको इसको रजिस्टर करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडर, ठीक है। तो प्रोवाइडर एक ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है कि एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम होता है, उसके अंदर इंजेक्टर नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ओके। उसका एक मेन काम होता है कि जो कौन सी डिपेंडेंसी उसको प्रोवाइडर से लेना है कि भाई मैं क्या प्रोवाइड करूँ आपको। तो प्रोवाइडर बोलेगा भाई तू ये ले ले ये चीज़, और जब चाहे उसको दे दे। तो ये प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे कि
मान लो कि यहाँ पे हम कुरियर होता है, तो कुरियर का मतलब क्या है कि कुरियर जो सर्विस है वो होता है इंजेक्टर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम कहते हैं उसको, ठीक है। तो हम जो उसको पार्सल देते हैं, भाई ये पार्सल ले और ये आदमी को दे दे, अगर उसने आपको पूछा तो उसको दे दे, सिर्फ कुरियर में डायरेक्ट जाके देता है। लेकिन हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि हम एक पार्सल रखेंगे कुरियर के पास और वो हमारा जिसको चाहिए वो जाके वो पार्सल ले लेगा। तो जो कुरियर सर्विस है वो हो गया आपका इंजेक्टर, हो गया एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम, कुरियर सर्विस डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम। जो कुरियर देने वाला है वो इंजेक्टर, और जिसको हम पार्सल दे रहे वो हो गया प्रोवाइडर, ठीक है। और जो उस पार्सल को ले रहा है वो हो गया आपका कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर का इस्तेमाल हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जैसे हमने ये कंस्ट्रक्टर लिखा है, तो यहाँ पे क्या ये कंज्यूमर है, इसने रिक्वेस्ट भेजा डिपेंडेंसी इंजेक्शन को, भाई मुझे डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अभी कुरियर वालों को हमें क्या करना है, पार्सल देना है कि आप क्या करो, इंटरसेप्टर यूज करना है। तो पहले मैं आपको इंटरसेप्टर कौन सा क्लास है वो आपको देता हूँ, और फिर आप उस क्लास को रन करो रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले, एंगुलर को बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फिर यहाँ पे प्रोवाइडर जो है इसके अंदर ये एरे है, इसके अंदर ये प्रोवाइडर का एरे होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है, इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर इसका डेफिनेशन देखोगे यहाँ पे, तो इट इज़ अ हियर, अगर यहाँ पे इसको अगर इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे देखो प्रोवाइडर्स और इन्वायरमेंट प्रोवाइडर्स एरे ये, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट है। अब ये प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होती है, जैसे एक होती है प्रोवाइड, तो इंजेक्टर के ऊपर मैं एक लास्ट में लेक्चर लूँगा कि इंजेक्टर कैसे काम करता है, प्रोवाइडर कैसे काम करता है, इसके ऊपर भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, और मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं इसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन में। तो एंगुलर के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगे तो डेफिनेटली आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। कोई नहीं पूछेगा कंपोनेंट सर्विस या कोई पूछे तो नहीं, आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन पूछा जाएगा, एंगुलर जोन पूछा जाएगा, ऐसे ही ऊपर क्वेश्चन चलेगा आपको, ठीक है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, ऑन पुश स्ट्रैटेजी, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रोवाइडर के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है प्रोवाइड प्रॉपर्टी, क्योंकि एंगुलर काम करता है की वैल्यू पेयर पे, जहाँ पे की होती है आपकी डिपेंडेंसी का नेम, किस नेम से आपको डिपेंडेंसी लेनी है, रिजॉल्व करनी है, और उसकी होती है वैल्यू, उस डिपेंडेंसी के ऊपर कौन सी वैल्यू इंजेक्टर आपको प्रोवाइड करेगा। तो प्रोवाइडर के भी प्रकार होते हैं, जैसे यूज क्लास प्रोवाइडर होता है, उसके बाद ऐसे डिफरेंट 4 प्रकार के होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी देखूंगा तो पता चलेगा। तो ये प्रोवाइडर 4 ही आपको आना पता ज़रूरी है, कैसे इंटरनली वर्क करता है। तो मैं एक लेक्चर उसके ऊपर अरेंज करूँगा कि आपको डिटेल में डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ाऊंगा एंगुलर का, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकोगे। और यही चैलेंजिंग चैप्टर होता है एंगुलर का, क्योंकि एंगुलर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे बंदे फेल हो जाते हैं, बहुत सारे, ओपन चैलेंज गारंटेड। क्योंकि यही चैप्टर ऐसा है कि इस चैप्टर के बारे में ना कोई पढ़ाया जाता है कहीं पर भी, या फिर पढ़ाया तो नहीं जाता, सब लोग को सबको लगता है एंगुलर का मतलब क्या है, सर्विस पाइप डायरेक्टिव, ये 2-4 चीज़ें हो गई, HTTP रिक्वेस्ट की हो गया, एंगुलर खत्म, राउटिंग हो गया, खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं होता है ठीक है। तो आगे कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, डोंट वरी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइडर रजिस्टर करना है, मतलब पार्सल देना है कुरियर वाले को, तो कौन देगा, प्रोवाइडर देगा, ठीक है, देने वाला। तो वो प्रोवाइड करेगा यहाँ पे किस नाम से पार्सल प्रोवाइड होगा, HTTP इंटरसेप्टर नाम से, HTTP_इंटरसेप्टर। ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, ये एक इंजेक्टेबल है, ये क्या है कि इंजेक्टेबल। अभी इंजेक्टेबल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, इस तरह की कांस्टेंट कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये होता है इंजेक्टेबल टोकन, इसी को क्या कहा जाता है, इंजेक्टेबल टोकन। तो यहाँ पे देखो इसका जो दिया है यहाँ पे, ये देखो ये इंजेक्टेबल टोकन है, ठीक है। अब इंजेक्शन टोकन क्या होता है, स्क्रीन दिख रही है क्या सबको, हेलो हेलो, यस दिख रहा है सर, सबको। हो सर। तो ये होता है इंजेक्शन टोकन है ये, ठीक है। अब इंजेक्शन टोकन क्या है क्या नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम आपको खुद मैं ये बना के दिखाऊंगा, ये किस तरीके से खुद बना सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में आज का पर्पस देखेंगे सिर्फ, ठीक है। और ये चीज़ अगर रियल पढ़ते हो तो इसका मतलब आप रियल एंगुलर पढ़ रहे हो, रियल एक्चुअली एक्सपर्ट लेवल पे, उसके आगे कुछ है नहीं है,
ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना है HTTP इंटरसेप्टर। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये एक आइडेंटिटी है। अगर कोई आपको, जैसे कि मान लो आप किसी होटल पे जाते हो, वहाँ पे आपको पैसा देते हो और टोकन लेते हो, और वो टोकन देते हो और उस टोकन के ऊपर आपको कुछ चीज़ मिलती है। तो इसी तरह से प्रोवाइडर क्या करता है, ये टोकन, इस टोकन को देता है किसको, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को, कि भाई ये टोकन है, मतलब ये HTTP इंटरसेप्टर है। अगर कोई ये टोकन आपको पूछेगा तो आपको उसको क्या करना है, यूज क्लास, आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देना है। किस क्लास का, ये हमारा इंटरसेप्टर क्लास बना हुआ है, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट उसको देना है भाई बना के। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कौन बताता है, आपका इंटरसेप्टर बताता है, ये प्रोवाइडर बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लास आपको इसका ऑब्जेक्ट बना के दे दो भाई, ठीक है। तो प्रोवाइडर क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है किसको, एंगुलर इंजेक्टर को। उसको बोलता है कि कोई भी आपको इस नाम से अगर कोई मांगे तो उसको क्या करना है, यूज क्लास का मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देना है, बस। फिर एंगुलर को पता चलता है, ओके, फिर वो बोलता है कोई भी कंस्ट्रक्टर में अगर मुझे ये रिक्वेस्ट भेजे तो मैं उसको क्या दूंगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दे दूंगा। तो ये होता है आपका की और ये होता है उसका वैल्यू, ठीक है। तो ये इंटरनल चीज़ें होती है। चलो आगे देखेंगे हम किस तरीके से। ओके, राइट नाउ तो ये हो गया हमारा प्रोवाइडर ने इंटरसेप्टर को प्रोवाइड किया। अब इसके बाद और एक इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के लिए चीज़ आती है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा नीचे की लाइन पे ले लूँगा। प्रोवाइडर को हम थोड़ा सा इस तरीके से कोडिंग करेंगे बेहतर तरीके से। ओके, अब ये जो है हमारा एरे, इसके अंदर बहुत सारे प्रोवाइडर हम रजिस्टर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी है इसकी, मल्टी प्रॉपर्टी। अब मल्टी इक्वल टू हम अगर ट्रू करेंगे तो मतलब क्या है कि एक टोकन के ऊपर हम मल्टीपल वैल्यू रजिस्टर कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो मल्टी अगर नहीं दोगे तो एक टोकन के ऊपर एक ही हम वैल्यू रजिस्टर करेंगे। अगर ये टोकन कोई मांगेगा तो हम इसी वैल्यू को दे देंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि एक ही टोकन है हमारा, एक ही टोकन 10 नंबर का टोकन है, लेकिन 10 नंबर के टोकन पे मुझे मेरे 4-5 बैग जो रखे वाले हैं मैंने, जैसे हमारे मॉल में होता है, वो 4-5 बैग मुझे एक टोकन के ऊपर मिलना चाहिए, तो आप यहाँ पे मल्टी ट्रू करना है। अगर आप मल्टी फॉल्स हो, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, अगर मल्टी फॉल्स करोगे तो एक टोकन पे आपको एक ही बैग रखने की अलाउ होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन सेट हो चुका है। अब एंगुलर को पता चला है कि मैं इंटरसेप्टर यहाँ पे उसने प्रोवाइड किया है। जब भी कोई इंटरसेप्टर रिलेटेड क्लास, मतलब इंटरसेप्टर क्लास हमने यहाँ पे बनाया है ऑलरेडी, ये क्लास यहाँ पे इंटरसेप्टर का, ठीक है। तो जब भी एंगुलर इंटरनली, अब इसका यूज वो एंगुलर इंटरनली करेगा, तो इंटरनली वो हम रजिस्टर करते इंटरसेप्टर, तो एंगुलर इंटरनली चेक करेगा भाई इंटरसेप्टर रजिस्टर हो चुका है। अभी अगर हम रिक्वेस्ट सेंड करने तो हम क्या करेंगे, वो रिक्वेस्ट इस क्लास को भेज देंगे, ठीक है। और जैसे भी इस क्लास को रिक्वेस्ट भेजेंगे पहले, तो ये इस क्लास का जो मेथड है इंटरसेप्ट, ये रिक्वेस्ट कॉल होगा और इसके अंदर हमने एरर थ्रो किया है। तो देखेंगे एरर थ्रो करने के बाद रिक्वेस्ट चला जाता है या नहीं जाता है, या बीच में लटकता है, अभी ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो इतना अभी हमारा हो चुका है। अभी हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। यस, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे ताकि हमें पता चलेगा बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रिस्पांस तो आ चुका है। यहाँ पे रिक्वेस्ट भी सेंड हो रही है, यहाँ पे शायद इंटरसेप्टर हमारा वर्क नहीं कर रहा है, तो थोड़ा देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। थ्रो न्यू एरर हमने थ्रो किया है, नॉट इम्प्लीमेंटेड मेथड है, तो हम देखेंगे रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले console.log में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से दे देंगे, कॉमन रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर, ठीक है, ये तो हो गया। और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे इंटरसेप्टर हमारा वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए कहाँ दिक्कत आ गई इसको। एंगुलर 14 के आगे चला गया है, तो यहाँ पे इस टाइप का आपको यूज करना पड़ेगा। आपको HTTP क्लाइंट चाहिए तो प्रोवाइड HTTP क्लाइंट मेथड कॉल करना है, और आपको इंटरसेप्टर रिलेटेड फंक्शनलिटी चाहिए तो ये आपको कॉल करना है विथ इंटरसेप्टर फ्रॉम DI, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा
ये रिटर्न करेगा आपको यहाँ पे लीगेसी, ये रिटर्न करेगा आपको, ठीक है। तो ये अगर आप अब यूज़ करो, क्योंकि हमने पहले इसको यूज़ नहीं किया था इस तरीके से, तो दिस विल नॉट वर्क। ये आपको HTTP क्लाइंट सर्विस देगा लेकिन इंटरसेप्टर सर्विस नहीं देगा। यहाँ पे इंटरसेप्टर वर्क ही नहीं हो रहा है। आपको इंटरसेप्टर सर्विस चाहिए तो आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या करेगा, आपका ये इंटरसेप्टर को अलाउ करेगा, ठीक है। तो ये कोड आपको ध्यान में रखना है। ये न्यू कोड है, लेटेस्ट कंपनी में अभी इसी का यूज़ होता है, मतलब एंगुलर ने अभी इसके अंदर चेंज कर दिया है। लेटेस्ट कोड, लेटेस्ट कोड, ओके। तो ये न्यू कोड है। तो ये को चलो बैक टू वर्क। यहाँ पे हमने ये जो रेफरेंस लिया था, ठीक है। तो देखो हमने सॉल्यूशन कितना इजीली निकाला है। हमने सॉल्यूशन हमने यहाँ पे सब यहीं पे सॉल्यूशन निकाला है, जो कि हमें मिला नहीं था बाहर से। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल जो है ये डिप्रिकेटेड है, और यहीं पे हमने इस तरीके से लेके मैसेज रीड करके उसका अल्टरनेटिव यहाँ पे मिला, और यहाँ पे हमने कॉपी करके निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने होते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा HTTP ये जो है हमारा इंटरसेप्टर। तो रजिस्टर करने के लिए आपको प्रोवाइडर लेना है, HTTP इंटरसेप्टर टोकन रजिस्टर करना है, और उसके ऊपर क्लास यूज क्लास इंटरसेप्टर करना है, ठीक है। तो चलो अभी हम यहाँ पे और एक चीज़ देखेंगे कि जैसे मान लो कि ये जो हमारा इंजेक्टेबल, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, और कंट्रोल एस करेंगे, क्या ये इंटरसेप्टर वर्क करेगा? तो फिर से हम देखेंगे इसको, रिफ्रेश, और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा स्टिल इट वर्किंग। अगर विदाउट इंजेक्टेबल भी सर्विस वर्क हो रही है तो फिर इंजेक्टेबल का मतलब क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। क्योंकि हम सर्विस बनाते तो इंजेक्टेबल ही लगाते हैं उसको। विदाउट इंजेक्टेबल क्या हम सर्विस नहीं इंजेक्ट कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ सिनारियो है, कहाँ पे इंजेक्टेबल वर्क होता है, कहाँ पे नहीं होता है। अगर इंटरव्यू में अगर इस बात पे चर्चा हो गई तो फिर गए काम से, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। सो बैक टू आवर पॉइंट, हमें पॉइंट कवर करने हैं यहाँ पे। तो ये जो है हमारा इंटरसेप्टर, यहाँ पे हमने इंटरसेप्टर क्लास बना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट इंटरसेप्टर मेथड, इंटरसेप्ट मेथड इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, और उसके अंदर ये कोड लेना है। तो ये कोड क्या होगा, जैसे अभी आप यहाँ पे जो अपना कोड है यहाँ पे इसका वेदर कंपोनेंट का, ये कोड है यहाँ पे वेदर कंपोनेंट, ठीक है। तो जैसे भी ये मेरी रिक्वेस्ट, मैंने सब्सक्राइब कर दिया इसको, तो जैसे भी मेरी रिक्वेस्ट एक्चुअली यहाँ तक जाने से पहले ये मेरा इंटरसेप्टर का कोड रन हो रहा है। तो चलो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिटर्न नेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे एरर जनरेट करूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो अभी चलो क्या होता है देखेंगे। रिफ्रेश, और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे मेथड आपकी रिक्वेस्ट गई ही नहीं सर्वर तक, रिस्पॉन्स आया नहीं, सर्वर तक रिक्वेस्ट गई नहीं, और मेथड नॉट इम्प्लीमेंटेड, और यहाँ पे रिक्वेस्ट आपकी ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे भी आपको लगता है कि आपको कोई रिक्वेस्ट कोई भेजता है एप्लीकेशन से, तो आप उसके अंदर रिक्वेस्ट रिलेटेड चीज़ें चेक कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये रिक्वेस्ट नहीं जानी चाहिए, तो इंटरसेप्टर में भी आप उसको स्टॉप कर सकते हो यूजिंग थ्रोइंग द एक्सेप्शन, ठीक है। तो जैसे भी एक्सेप्शन थ्रो होगा यहाँ पे, तो इंटरसेप्टर रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगा सर्वर को, ओके। तो बीच में ये कोड होता है जो कि रिक्वेस्ट सेंड, और एक्चुअली रिक्वेस्ट जब जाती है ओवर द नेटवर्क, तो उसके बीच में ये कोड रन होता है, इसी को हम इंटरसेप्टर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरसेप्टर को रोक सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं रिक्वेस्ट को आगे भेजना है और मल्टीपल इंटरसेप्टर यूज़ होते हैं, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट डॉट हैंडल मेथड का इस्तेमाल करना है, और इसको एरर को निकाल देना है, ठीक है। तो रिटर्न नेक्स्ट डॉट हैंडल करेंगे तो आप मल्टीपल इंटरसेप्टर रजिस्टर कर सकते हो, और मल्टीपल एक एक के बाद एक एक सारे रन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इंटरसेप्टर वर्क होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर दी, यहाँ पे ओके कर दिया, मेथड इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, और यहाँ पे मेरा ये डेटा आ चुका है, ठीक है। अभी इसका यूज इसलिए होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई लोकल स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ टोकन है, तो हमें वो टोकन भेजना है। जैसे कि मेरा ये कंपोनेंट जैसे भी लॉगिन होता है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक डमी करके देता हूँ ऑन इनिट, ठीक है। तो ऑन इनिट के अंदर एक मेथड है जैसे कि एनजी ऑन इनिट, ठीक है, ये मेथड है। अब जैसे ही मेरा कंपोनेंट लोड होता है तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट के अंदर कुछ डेटा स्टोर करना चाहूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और मैं यहाँ पे JWT टोकन स्टोर करूँगा, JWT टोकन सर्वर से जो भी आता है, और यहाँ पे हम देखेंगे ये मेरा टोकन है इस तरीके से, ठीक है।
तो जब भी हम JWT ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं तो जैसे भी लॉगिन होता है हम टोकन लोकल स्टोरेज में सेव करके रखते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि जब भी ये रिक्वेस्ट सेंड करनी है ओके, तो जैसे रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है तो आपको यहाँ पे एक प्रोविज़न करना पड़ता है कि कांस्टेंट HTTP हेडर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, हेडर्स HTTP हेडर्स ओके। तो यहाँ पे न्यू HTTP हेडर्स, ये आपने ऑब्जेक्ट बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, क्लास मेंबर कैन नॉट हैव द कांस्टेंट, ओके। तो ये क्लास के बाहर है, सॉरी, तो उस क्लास के बाहर आप इंस्टेंस वेरिएबल कांस्टेंट नहीं डिक्लेयर कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडर का ऑब्जेक्ट बनाया है और HTTP हेडर डॉट इसका सेट मेथड है। तो आपको यहाँ पे हेडर सेट करना पड़ता है ऑथोराइजेशन। अगर आप HTTP ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर रहे हो JW टोकन के लिए, ऑथराइजेशन हेडर का नाम है और यहाँ पे आपको देना है बियरर टोकन, बियरर, और यहाँ पे ये आपका टोकन आ जाएगा। तो टोकन यहाँ पे कौन सा आएगा, तो आपको टोकन लेना पड़ता है यहाँ पे कांस्टेंट टोकन, और ये टोकन कहाँ से लेंगे आप, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और किस आइटम पे स्टोरेज है आपका टोकन, JWT टोकन नाम से, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, टोकन उठाओगे, ओके, और वो टोकन सेट करोगे इसके अंदर बियरर के। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूँगा इस तरीके से, और स्पेस देके डॉलर, और यहाँ पे हम देखेंगे टोकन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये हमारा हेडर सेट हो गया ऑथराइजेशन, और उसके अंदर हमने ये टोकन निकाला है और ये हेडर लिया है। और अभी हमें जब भी सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट ऑप्शन में हेडर देना है, स्पेसिफाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हेडर कूलन, कौन सा हेडर है, HTTP हेडर्स। तो ये HTTP हेडर्स हमें देना है यहाँ पे, तब जाके आपका ये टोकन सर्वर को जाता है। अगर सर्वर के अंदर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज़ किया है JWT टोकन, तो तब जाके वो आपकी रिक्वेस्ट को अलाउ करता है। अभी दिक्कत ये है कि हर एक रिक्वेस्ट को आपको इतना कोड करना पड़ रहा है, हर एक रिक्वेस्ट को, क्योंकि टोकन सेंड करना ज़रूरी है। तो हर एक रिक्वेस्ट सेंड हो रही है तो आपको बार बार ये कोड करके रिक्वेस्ट को डेटा सेंड कर रहे हो, तो हेडर सेट कर रहे हो। लेकिन इसके लिए आप एक क्या करोगे, एक इंटरसेप्टर बनोगे। जो इतनी भी रिक्वेस्ट सेंड हो रही है हमारी, जब भी रिक्वेस्ट सेंड होगी वो क्या करेगा, इंटरसेप्टर उस रिक्वेस्ट को लेगा, उसके अंदर टोकन ऐड करेगा और भेज देगा। तो इससे क्या होगा, आपका रिपीटेड कोड करने की ज़रूरत नहीं हो रही है आपको, ठीक है। तो यही पर्पज़ होता है इंटरसेप्ट का मैक्सिमम। तो फिर हम इस कोड को हटाएंगे यहाँ से, ओके, इस कोड को हटाएंगे, और ये जो हमारा यहाँ पे इसको भी हटा देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ से रिक्वेस्ट भेज देना है, सीधा रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं यहाँ पे, बस हमें HTTP इंटरसेप्टर में जाना है और यहाँ पे कोड करना है। तो यहाँ पे हम ये कोड को करेंगे, कौन से, HTTP हेडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हेडर बन चुका है, लोकल स्टोरेज से डेटा लिया है हमने, टोकन हेडर सेट किया है, ठीक है, HTTP हेडर हमने सेट किया है यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है, ये टोकन क्या करना है, अभी HTTP इंटरसेप्टर के अंदर हमें रिक्वेस्ट के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो हमें रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करना है। तो रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा क्लोन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो हियर, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपको ये हेडर्स बिडर्स ये इसका कोई ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको ये हटा देना है। आपको सिर्फ टोकन JWT टोकन निकालना है, यहाँ से क्या करना है, JWT टोकन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। और ये टोकन निकालने के बाद ये इसका एक स्ट्रिंग बनाना, कांस्टेंट, यहाँ पे टोकन जो है टोकन स्ट्रिंग इस तरीके से बना के लो यहाँ पे, इस तरीके से। और ये टोकन को आपने क्या ऐड किया है, बियरर, और आगे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपका टोकन दिया है, जो ये टोकन आया है, ठीक है। टोकन स्ट्रिंग बन चुकी। अब इसको हेडर को हटा देना है, सब कुछ करना है। अभी आपको क्या करना है, ये कोड आपको लाइव करना है, यही कोड यूज़ होता है कंपनी में। तो मैं कंपनी के हिसाब से आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? यस सर। ठीक है, चलो, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंपनी में इसी तरह से काम करना है, ठीक है। ओके, तो चलो, अभी ये इतना टोकन हमने बना लिया इंटरसेप्टर के अंदर। अभी हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो कांस्टेंट आपको मॉडिफाई रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट को कॉपी करना है, तो मॉडिफाई
रिक्वेस्ट नाम से एक वेरिएबल बनाना है और आपको जो पहले रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट था उसको लेना है। तो पहला रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा, ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है आपको। सो रिक्वेस्ट डॉट उसका मेथड है क्लोन, इस क्लोन मेथड को आपको कॉल करना है। अब ये क्लोन मेथड क्या करेगा, आपको नया HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बना के देगा और आपको क्लोन करना है और उसके अंदर क्या ऐड करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना है। तो आपको हेडर्स ऐड करना है, नए हेडर, लेकिन नए हेडर पूरे सारे अपडेट नहीं कर सकते आप क्योंकि ऑलरेडी कुछ हेडर्स है। तो आपको ऑलरेडी की हेडर के वो भी रखना है और आपका नया हेडर भी ऐड करना है। तो पहले वाला हेडर लेना है आपको, तो रिक्वेस्ट डॉट उसका हेडर्स ऑब्जेक्ट है डॉट, फिर उसके अंदर आप सेट करेंगे नया हेडर, ये नया हेडर आप इसको सेट करना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये पहला हेडर के अंदर ही नया हेडर सेट करके यहाँ पे नया हेडर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे हेडर सेट करना है, तो दो चीज़ यहाँ पे देनी है आपको। कौन सी, नंबर 1 हेडर का नाम है ऑथराइजेशन और उसकी वैल्यू कौन सी है, ये जो टोकन हमने बनाया था टोकन स्ट्रिंग, इसको पास करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है बेस्ड ऑन द ओरिजिनल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बन हो गया। अभी आपको रिक्वेस्ट सेंड करते हो इसको कॉपी करके अब नया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट सेंड होगी तो उसके अंदर ये हमने नया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो बनाया है जिसके अंदर हेडर जो है, पहला हेडर को हमने पहले हेडर वैसे के वैसे रखे, उसके अंदर हमने नया हेडर लगाया ऑथराइजेशन और लोकल स्टोरेज से डेटा लिया है हमने यहाँ पे और सर्वर को भेज दिया है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से टोकन हमारा जाएगा, ठीक है। या फिर हम सर्वर पे ही क्या करेंगे, टोकन ले लेंगे, ठीक है, सर्वर पे ही। तो ये हो गया हमारा। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग टोकन सेंट और जो भी हमारा टोकन है यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा टोकन स्ट्रिंग और टोकन है, सॉरी ये जो टोकन स्ट्रिंग है इस तरीके से, और यहाँ पे टोकन स्ट्रिंग है जो मेरी, ये टोकन स्ट्रिंग यहाँ पे इस तरीके से सेंड हो जाएगी, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट अभी सेंड हो रही है। अभी क्या हो रहा है देखो, आप कितनी भी रिक्वेस्ट सेंड करो आपको बार बार टोकन सेंड करने की जरूरत नहीं है। अभी जितनी रिक्वेस्ट सेंड करोगे ऑटोमेटिकली ये इंटरसेप्टर उसको बीच में इंटरसेप्ट करेगा, रोकेगा और ये कोड लगा के नया हेडर लगा के उसको टोकन निकाल के सारा सर्वर को भेजेगा। तो यहाँ पे देखो आपका कितना टास्क बच गया है यहाँ पे हर रिक्वेस्ट भेजने में, क्योंकि एक एप्लीकेशन के अंदर कितना सारा रिक्वेस्ट का कोड होगा, आप कितनी बार टोकन निकालोगे, लगाओगे। तो यहाँ पे आपने सिर्फ रिक्वेस्ट भेजना है, फोकस करना है और इंटरसेप्टर के अंदर जो भी कोड करोगे ये कोड ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा और कोड उसको जो किया है आपने उसको रन करेगा और रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सर्वर साइड पे ये टोकन आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो अभी रिक्वेस्ट तो सेंड होगी सर्वर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और जैसे मैं इसको रन करूँगा, जैसे ये रिफ्रेश और जैसे रन करूँगा यहाँ पे, ये देखो ये हमारा टोकन सेंड हो गया रिक्वेस्ट के साथ, टोकन सेंड बियरर, ये रिक्वेस्ट के साथ हमारा टोकन सेंड हो चुका है सर्वर को, ठीक है। अब जैसे भी ये Node.js को रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम टोकन को निकालेंगे। तो टोकन को निकालने का मतलब यहाँ पे सिर्फ हम हेडर को निकालेंगे, जैसे कांस्टेंट टोकन, यहाँ पे ये जो हमारा टोकन है, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट उसका डॉट हेडर्स नाम का उसका ऑब्जेक्ट है हेडर्स, और उसके अंदर कौन सा टोकन है हमारा, ऑथराइजेशन, ये टोकन है ऑथराइजेशन, ठीक है। इस टोकन को हमने निकाला है जो भेजा है और कंसोल डॉट लॉग में हम इसको प्रिंट करेंगे। तो चेक करेंगे इस सर्वर को टोकन मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो जैसे भी अब यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे हम, फिर से जैसे रिक्वेस्ट सेंड की यहाँ पे टोकन सेंड हो चुका है और ये देखो सर्वर पे टोकन आ चुका है, बियरर टोकन सर्वर पे मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोकन ऑटोमेटिकली आप ऐड कर सकते हो व्हाइल सेंडिंग द रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे ये सर्वर पे आपको टोकन मिला है, यहाँ पे फिर सर्वर टोकन लेके ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को चेक करेगा, वट एवर दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैक एंड डेवलपर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका इंटरसेप्टर आप बना सकते हो और इंटरसेप्टर के अंदर JWT टोकन भी सेंड कर सकते हो, या फिर आपको कोई लॉगिंग वगैरह करना है, मीन्स कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले आपको लगता है कि मुझे कुछ ऑपरेशन चेक करने हैं, तो यू कैन चेक इट दैट, ओके, बिफोर सेंडिंग द रिक्वेस्ट। अगर आपको रिक्वेस्ट को नहीं सेंड करना है तो इसी के अंदर भी एरर को थ्रो कर सकते हो आप, ओके। तो इस तरीके से आप इंटरसेप्टर का पावरफुल यूज कर सकते हो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, और ये स्टैंडर्ड है और इसी तरीके से आपको कोडिंग करनी है,
ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और इंटरव्यू में आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे, अगर फ्रेशर है तो इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन 1-2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर मोर देन दैट तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाएंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं, यही पूछा जाएगा कि चलो आप कैसे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हो टोकन सेंड करने के लिए, तो यू हैव टू गो विद द इंटरसेप्टर। ठीक है, मैं इंटरसेप्टर यूज़ करूँगा ये, तो यही चीज़ आपको बतानी है और वो इम्प्रेस हो जाएगा और आपको बोलेगा भाई पैकेज ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हियर तो जैसे भी हमने बोला था 45 डेज का प्रोग्राम जो हमने डिफाइन किया था, उसी के अंदर वही चीज़ें मैं पढ़ाने वाला था जो कि कंपनी में एक्चुअली लगने वाली है, जिसके ऊपर आपका बेहतर तरीके से इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, बट यू गाइज आर नॉट responding as my expectations, so that's why I decided to only complete all the topics regarding to the syllabus। ठीक है, so now इसके बाद अभी हमने क्या देखा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो गया हमारा, और हमने यहाँ पे हाउ टू यूज इंटरसेप्टर ये भी देखा है, इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट भी देखा है, क्योंकि हम रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट कर रहे हैं सेंड करते वक्त। और हमने दिखाया था JWT हेडर, JWT टोकन हेडर सेट इन इंटरसेप्टर, HTTP इंटरसेप्टर। ठीक है, तो HTTP इंटरसेप्टर के अंदर आपको हमने ये भी दिखा कि JWT टोकन किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं हमारे इंटरसेप्टर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि इंटरसेप्टर सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले ही रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है, वो रिस्पॉन्स आने के बाद भी आप इंटरसेप्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको कोई रिस्पॉन्स है आपका और वो इंटरसेप्टर आपने बनाया, तो आपको लगता है कि चलो रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले तो मेरा ये कोड रन होगा, इंटरसेप्ट हो रही रिक्वेस्ट ये, लेकिन मुझे लगता है कि चलो सर्वर से अगर रिस्पॉन्स आता है तो मैं ये रिस्पॉन्स आने के बाद ये जो मेरा हैंडलर रन होता है, ये रन होने से पहले मुझे कुछ कोड रन करना है, तो वो भी कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ द इंटरसेप्टर। उसी को कहा जाता है इंटरसेप्ट HTTP रिस्पॉन्स। तो इंटरव्यू में आपको ये भी पूछा जाएगा कि HTTP इंटरसेप्ट का यूज़ करके हम दोनों भी कर सकते हैं क्या, तो यस, वी कैन इंटरसेप्ट द HTTP रिक्वेस्ट एज वेल एज वी कैन इंटरसेप्ट द HTTP रिस्पॉन्स। देन वो बोलेगा हाउ तो फिर उसको ये सारी कहानी बता देनी है। अगर ये कोड ऑलवेज रिक्वेस्ट के लिए रन होगा और रिस्पॉन्स के लिए करना है तो थोड़ा सा अलग कोड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब रिस्पॉन्स के लिए किस तरीके से करना है ये देखेंगे हम। ठीक है, ओके, तो राइट नाउ हियर guys, can you tell me do you want to continue or stop right now? सर आय थिंक आजसाठी बस झाला। बस हो गया। ठीक है, अभी ये इतना पॉइंट लेंगे ताकि ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अभी चलो मान लो हमें क्या करना है कि जो भी हमारा रिस्पॉन्स आता है, तो रिस्पॉन्स आने के बाद क्या होता है, हमारा ये सक्सेस हैंडलर रन होता है यहाँ पे सब्सक्राइब के अंदर। ठीक है, अभी सक्सेस हैंडलर रन होता है तो हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स जब आएगा और ये हैंडलर रन होने से पहले हमें कुछ काम करना है हमारे डेटा के साथ, और फिर वो डेटा इसको सेंड करना है, तो वहाँ पर हम रिस्पॉन्स हेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंटरसेप्टर सेम इसी तरीके से इंटरसेप्टर है, मान लो यही इंटरसेप्टर है। अभी हम क्या करेंगे, इसको इसी के अंदर रिस्पॉन्स ले लेंगे। अभी ये तो रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी आप नेक्स्ट डॉट हैंडल मेथड इस्तेमाल करते हो और उसको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पास करते हो, तो आपको यहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट करना है डॉट पाइप ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो पाइपलाइन का मतलब ये होता है कि जब रिस्पॉन्स आएगा तो पाइप के अंदर मतलब एक पाइपलाइन लगाएंगे, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें रन होगी और फाइनली हमारे हैंडलर तक पहुँचेगी, तो हमें पाइपलाइन क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइप ऑब्जेक्ट हमने देना है आपको, और इसके अंदर आपको रजिस्टर करना है रिस्पॉन्स हैंडलर। तो रिस्पॉन्स हैंडलर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कांस्टेंट रिस्पॉन्स हैंडलर
एक बनाता हूँ जो कि रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा। और यहाँ पे एक ऑपरेटर है टैप ऑपरेटर, ठीक है, ये टैप ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा आपको, ऑब्जर्वेबल टैप, यहाँ पे पार्शियल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि उसके अंदर टैप ऑब्जर्वेबल और अननोन वैल्यू होगी, ठीक है, या फिर वो एक फंक्शन आपको रिटर्न करेगा। ये टैप ऑपरेटर है यहाँ पे टैप, ये टैप ऑपरेटर जो है, इस ऑपरेटर को आपको कॉल करना है और उसको पास करना है एक हैंडलर फंक्शन, ठीक है। तो आप हैंडलर फंक्शन भी पास कर सकते हो, जैसे मैं एरो फंक्शन पास करना चाहूँगा, जैसे कि एक इवेंट पास कर, ये इसके अंदर एक इवेंट भेजेगा आपको, इवेंट, ठीक है, ये इवेंट भेजेगा, इवेंट ईवी आपको एक रिस्पॉन्स इवेंट भेजेगा, ठीक है। तो जैसे भी रिस्पॉन्स आएगा तो ये टैब के अंदर हमें एक फंक्शन देना है, ये फंक्शन, तो टैब क्या करेगा, जैसे भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा इस फंक्शन को कॉल करेगा और फिर इस फंक्शन को हमें चेक करना है इफ, यहाँ पे इफ अगर जो हमारा इवेंट है, ये ईवी जो इवेंट इसने भेजा है, ये इवेंट इज इंस्टेंस ऑफ, मतलब ये इवेंट किसका ऑब्जेक्ट है, HTTP रिस्पॉन्स का अगर ऑब्जेक्ट है, HTTP रिस्पॉन्स का अगर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, आपके पास रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे चेक कर सकते हो कि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आया है सर्वर से या क्या आया है। तो यहाँ पे ये टैप क्या करेगा, इसको एक हम फंक्शन पास करेंगे और उस फंक्शन के अंदर कोड करेंगे कि टैप क्या करेगा, ये जैसे भी रिस्पॉन्स आएगा तो जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आया है उसका इवेंट ऑब्जेक्ट आपको पास करेगा, ठीक है। तो मतलब जो रिस्पॉन्स आया है सर्वर से वो आपको पास करेगा और इस फंक्शन के अंदर आपको चेक करना है कि जो भी रिस्पॉन्स आया है वो HTTP रिस्पॉन्स है क्या, मतलब सर्वर से रिस्पॉन्स आया है, तभी हम क्या करेंगे, कोड करेंगे यहाँ पे console.log रिस्पॉन्स अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो कुछ करना है रिस्पॉन्स के साथ कर सकते हो, यहाँ पे पहुँचने से पहले, यहाँ तक आने से पहले, ठीक है। तो आपका जो हैंडलर है सक्सेस हैंडलर, वहाँ रिस्पॉन्स आने से पहले जैसे भी सर्वर से रिस्पॉन्स आता है तो आप इसके अंदर उसके साथ छेड़छाड़ी कर सकते हो, रिस्पॉन्स के साथ अंदर बदल सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। फाइनली फिर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दिखने के लिए, तो यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स अराउ किया है, यहाँ पे अब इतना हो चुका है। अब ये जो पाइप है, इस पाइप को पास करना है, टैप ने जो कॉल किया था उसने जो रिटर्न किया है इसको यहाँ पे पास करना है, ओके, पाइप को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये यहाँ पे एक बार ऑब्जर्वेबल इज नॉट असेनेबल टू टाइप ऑब्जर्व HTTP इवेंट एनी टाइप अननोन इज नॉट असेनेबल टू टाइप इवेंट ओनली, ठीक है। तो हमने सेपरेट करने से बेटर ये है कि इसी को ही हम क्या करें, पाइप के अंदर दे दें, तो इट विल बी बेटर। सेपरेट करने से ये पाइप ऑपरेटर यहाँ पे, ओके, तो अभी ये वर्क हो रहा है, ठीक है। तो आपको सेपरेट करने से एरर देगा ये, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, रिटर्न नेक्स्ट डॉट हैंडल मेथड रिक्वेस्ट पास करना है, आपकी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, डॉट पाइपलाइन में पाइप सेट करना है और ये टैब ऑपरेटर को कॉल करना है जिसके अंदर एक फंक्शन देना है। तो टैब ऑपरेटर क्या करेगा, जैसे भी रिस्पॉन्स आएगा तो इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो जैसे ही पाइपलाइन सेट होगा, रिस्पॉन्स आपके जो सब्सक्राइबर का हैंडलर है यहाँ से आने से पहले ये पाइपलाइन से रिस्पॉन्स गुजरेगा और ये टैप ऑपरेटर के अंदर जो भी फंक्शन हमने यहाँ पे दिया था इस फंक्शन को रन करेगा और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स आ रहा है वो इंस्टेंस ऑफ, मतलब HTTP रिस्पॉन्स का अगर ऑब्जेक्ट है तो मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है आपका, और यहाँ पे आप फिर हैंडल कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं ये वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है रिस्पॉन्स आने से पहले। तो गाइज यहाँ पे रिक्वेस्ट, तो देखो पहले टोकन सेंड, ये HTTP इंटरसेप्टर रिक्वेस्ट सेंड हुआ, रिस्पॉन्स आने से पहले ये सेंड हुआ, ठीक है, रिस्पॉन्स आने से पहले क्या हुआ, ये सेंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हमें ऑर्डर चेक करना है तो ऑर्डर हम पहले ये रन होता है, ये होता है रिस्पॉन्स अराइव फ्रॉम इंटरसेप्टर, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है हैंडलर के अंदर, यहाँ पे हम देखेंगे इसका ऑर्डर console.log response arrived in success handler,
सक्सेस हैंडलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि पहले ये आउटपुट आता है या पहले ये आता है। तो पहले ये आता है तो इसका मतलब हमारा हैंडलर रन होने से पहले इंटरसेप्टर का रिस्पांस रन हो रहा है और बाद में हैंडलर रन हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब इसको देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट, पहले रिक्वेस्ट सेंड हो गया हमारा, उसके बाद रिक्वेस्ट अराइव फ्रॉम द इंटरसेप्टर, इंटरसेप्ट का पहले रिस्पांस उसके पास आया है और फिर हमारे हैंडलर के पास आया है। तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं रिस्पांस के साथ छेड़छानी कर सकते हैं, डेटा बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ताकि प्रॉपर रिस्पांस हमें हमारे कंपोनेंट के अंदर मिल सके। अगर कोई डेटा मिसमैच है नहीं है तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका HTTP रिस्पांस इंटरसेप्टर और HTTP रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर। तो गाइज इसके आगे कोई अभी है नहीं एंगुलर के अंदर। ओके, मतलब आपका 10 साल भी एक्सपीरियंस है तो भी यही कोड करना है, और 2 साल का है यही करना है, और फ्रेशर वो भी यही करना है। तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें आती है तो आप 10 साल के एक्सपीरियंस पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 10 साल की एक्सपीरियंस की जगह लिया गया है। ठीक है, तो इसके आगे कोई है नहीं है। इसके आगे और भी बहुत चीज़ें हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उतना पढ़ो, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। पहले इसको करो, और ये बहुत हॉट टॉपिक है, इसकी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी और आपको ये 100% लेना ही पड़ेगा ना। उसके बाद हम कल देखेंगे एरर हैंडलिंग, कि हम एरर किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर अभी कंटिन्यू करना है, बोलो। यस, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग के अंदर भी कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो, अगर आपको कुछ एरर हैंडल करने हैं रिस्पांस आने के बाद, या फिर कुछ रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त कुछ एरर आपको हैंडल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब रिस्पांस आने के बाद आपको लगता है कि कुछ एरर है तो आप रिस्पांस एरर को हैंडल कर सकते हो। तो जैसे भी ये मेरा पाइप के अंदर टैप ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो टैप का ये ब्रैकेट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये टैप का ब्रैकेट है। ठीक है, तो हम पाइपलाइन फिर से सेट करेंगे यहाँ पे, और एक पाइपलाइन के अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे कैच एरर ऑपरेटर। ठीक है, तो कैच एरर ऑपरेटर है यहाँ पे। इस ऑपरेटर को भी क्या करना है, आपको एक फंक्शन पास करना है। ठीक है, तो आप एक हैंडलर पास करेंगे, जैसे एरर हैंडलर, और यहाँ पे HTTP एरर, यहाँ पे उसको HTTP एरर टाइप का ये पैरामीटर है और ये हैंडलर है यहाँ पे। कैच एरर, आर्गुमेंट ऑफ टाइप वाइड, क्या दिखता है, इज नॉट असाइन्ड टू पैरेंट ऑफ टाइप इवेंट एनी ऑब्जर्वेबल, टाइप वाइड इज नॉट असाइनेबल टू ऑब्जर्वेबल इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि थ्रो एरर। ठीक है, ओके। तो देखो, हम कैच ऑपरेटर का इस्तेमाल करके भी पाइपलाइन में सेट कर सकते हैं कि जैसे भी रिस्पांस हमारा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर मेंशन कर सकते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पे इसका ऑर्डर रखेंगे। टैप ऑपरेटर जो है हमारा, टैप रिस्पांस आने से पहले हम एरर हैंडलर यहाँ पे लगाएंगे, इस तरीके से एरर हैंडलर। ठीक है, कॉमा देके, और फिर हम एरर चेक करेंगे यहाँ पे। एरर हैंडलिंग के अंदर एरर चेक करेंगे कि जैसे अगर हमारा एरर आता है, जैसे इफ कोई एरर आता है कि एरर डॉट स्टेटस कोड अगर हमारा इज इक्वल टू 0 आता है, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक एरर इसको सेंड कर देंगे मैसेज को। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिटर्न कर, इसको रिटर्न कुछ एरर चाहिए। ठीक है, तो हम एरर को रिटर्न करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम, या फिर हम इस तरीके से ही कर सकते हैं, न्यू एरर, हमारा कस्टम एरर बना सकते हैं, और इंटरनेट इश्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नया एरर सेंड किया है, इंटरनेट इश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम थ्रो करेंगे, कंट्रोल एरर अगर 0 है स्टेटस, तो उसके हिसाब से एल्स इफ अगर आपको एरर डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 404 है, मतलब आपको नॉट फाउंड है, रिसोर्स नॉट फाउंड है, तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट का कोर्स कर सकते हो, रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज पे। ठीक है,
यहाँ पे, और कुछ हाई नहीं एरर तो रिटर्न आप यहाँ पे नल भी कर सकते हो इस तरीके से। नल तो नहीं होगा ये शायद, थ्रो एरर इसका ये देखेंगे डेफिनेशन क्या है, ऑब्जर्वेबल HTTP इवेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट एनी, ठीक है। तो हियर रिटर्न थ्रो एरर को ही करेंगे, थ्रो एरर, और यहाँ पे नल रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इसकी एरर हैंडल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जस्ट आपको इतना भी बेसिक पता है तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइपलाइन सेट किया हमने, पाइपलाइन के अंदर पहला कैच है और दूसरा यहाँ पे टैप रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो पहले कैच क्या करेगा, रिस्पॉन्स जैसे आएगा तो पहले कैच क्या करेगा, इसको रन करेगा, इस कोड को, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करेगा कि रिस्पॉन्स स्टेटस कोड 0 तो इंटरनेट इशू आया है, ऐसा मैसेज दे सकते हैं, या फिर एरर 404 आया है, या फिर 500 आया है, तो इंटरनल सर्वर एरर, इस तरीके से हम मैसेज दे सकते हैं। इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो अभी ये डिप्रिकेटेड हुआ है, तो अभी फिर हमें इसको देखना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से दिया है थ्रो एरर और फंक्शन एरर, रिटर्न एरर, ठीक है। तो थ्रो एरर, ये जो इसकी जगह क्या दिया है उन्होंने, थ्रो एरर, और इसके अंदर फंक्शन देना है रिटर्न, तो ये तो नहीं चल रहा यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना है न्यू एरर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे या फिर हम इसको नल भी कर सकते हैं, अभी एरर कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे थ्रो एरर जो है, तो यहाँ पे इसको देना है फंक्शन इस तरीके से, और इसको देना है फंक्शन इस तरीके से, ओके, इस तरीके से। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे भी हमारा रिस्पांस आएगा तो हम पाइपलाइन सेट किया, ये पाइपलाइन से गुजर के रिस्पांस हमारा कहाँ जाएगा, हैंडलर के पास, इसके पास, ठीक है। तो जाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले कैच रजिस्टर किया है, कैच करने के बाद जो भी रिस्पांस आएगा, एरर रिस्पांस आएगा, अगर एरर आया तो स्टेटस कोड के हिसाब से हम नए एरर को थ्रो करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ नहीं है तो थ्रो एरर यहाँ पे 0 कर देंगे, नल, ठीक है। उसके बाद अगर एरर नहीं है तो यहाँ पे फिर टैप करके यहाँ पे रिस्पांस हमारा आ जाएगा, और रिस्पांस आ रहा हो सक्सेसफुली, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करके देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो देखो कोई एरर आया नहीं है, इसलिए एरर हैंडल रन हुआ ही नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि हम सर्वर में थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं, इंटरनल सर्वर एरर हम यहाँ पे ऑकर करेंगे, तो गड़बड़ी इस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे कि इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल एस किया है मैंने अभी, तो ये क्रैश हो चुका है। अभी यहाँ पे एरर की संभावना है, तो यहाँ पे ये हमारा एप्लीकेशन अभी मैं रन करके देखता हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आना चाहिए, रन करेंगे तो देखो यहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट, ये देखो इंटरनल इशू आ गया, सर्वर का इंटरनल इशू। तो आपने एरर को ट्रैक किया है, ठीक है। तो सर्वर से रिस्पांस आने से पहले आप एरर को इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हैंडल करना है, और इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें एरर हैंडलिंग के लिए, कि एप्लीकेशन क्रैश ना हो सके और यहाँ पे ये एरर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो कि मैं जो एरर है यहाँ पे इसको डिजेबल कर देता हूँ, तो अभी देखेंगे ये एरर कहाँ से आ रहा है। मैं इसको रन करेंगे तो ये एरर, अभी यहाँ तो कोई एरर आया नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी एरर यहाँ से सेंड हो रहा है, यहाँ से एरर जो भी सेंड हो रहा है, वो एरर ये एरर हैंडलर के पास जा रहा है, ठीक है। तो ये एरर हैंडलर डिसाइड कर रहा है कि हमने जहाँ यहाँ पे क्या एरर सेंड किया है बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स, ये एरर हैंडलर डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कोई एरर आया है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो मुझे पूरा एरर नहीं दिखाना है, तो मैं यहाँ पे एरर का डॉट मैसेज दिखाऊंगा, सिर्फ मैसेज, जो कि सर्वर एरर आया है 500 है, तो ये हमने थ्रो किया है। तो एरर क्या है, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो चलो अभी मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे देखो जैसे भी रिस्पांस आएगा मेरा, देखो इंटरनेट इशू आया है, मतलब यहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड नहीं हुई है, क्यों, सर्वर पे एरर आया है, सर्वर क्रैश हुआ है। तो हम इस तरीके से करने से बेटर हम यहाँ पे ऐसा कुछ कोड करेंगे जिससे सर्वर रन टाइम में एरर आ जाए उसके अंदर, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ओके।
अगर मुझे लगता है कि इंटरनेट इश्यू है तो हम क्या करेंगे, सर्वर तक रिक्वेस्ट ही नहीं भेजने देंगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जैसे 3000 है तो 300 करेंगे। तो इस पोर्ट का कोई सर्वर है ही नहीं हमारे पास, तो रिक्वेस्ट जाएगी नहीं, और मैसेज आना चाहिए यहाँ पे इंटरनेट इश्यू और रिक्वेस्ट नॉट सेंड टू द सर्वर। तो अगर हमारा HTTP स्टेटस 0 आता है रिस्पॉन्स में, या फिर हम इंटरनेट इशू इस तरीके से मैसेज दे देंगे, ठीक है। या फिर हम सर्वर नॉट रिक्वेस्ट नॉट सेंट, रिक्वेस्ट नॉट सेंड टू सर्वर, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो अभी हम इसको रन करके देखेंगे, और यहाँ पे रन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैसेज आया रिक्वेस्ट नॉट सेंड टू सर्वर, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई नहीं है। तो इंटरसेप्ट की मदद से हम इतनी सारी बेहतरीन चीज़ें कर सकते हैं जो कि लाइव एप्लीकेशन में आपको इसकी ज़रूरत है, और आपको इसी हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरसेप्टर के अंदर ही आप पूरे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिलेटेड पाइपलाइन सेट कर सकते हो, और रिस्पॉन्स की पाइपलाइन हो या फिर एरर की हो, एरर जो भी आती है उसके हिसाब से यहीं पे आप मैनेज करके उसको सेंड कर सकते हो, ताकि बाद में वो हैंडलर के अंदर आप उस एरर को दिखा सको, ठीक है। तो गाइज ये था, हमने ये देखा था अभी, ये HTTP रिस्पॉन्स भी देखा था यहाँ पे, और इसके बाद हमने देखा है एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग एंड पाइपलाइन, एरर हैंडलिंग इन HTTP इंटरसेप्टर, ठीक है। और इसके बाद ये एप्लीकेशन रिलेटेड यूज केस जो है ये मैं आपको थियरी में दे दूंगा, यहाँ पे आप इसको पढ़ लो। तो गाइज यहाँ पे हमने कंप्लीट बेस्ट तरीके से एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ें एंगुलर के अंदर सीखी है, और यही अल्टीमेट है, इसके आगे कुछ है नहीं है। पूछ के क्या पूछेगा इंटरव्यूअर आपको, कुछ नहीं पूछेगा। यही चीज़ें, कंपनी में जाओ, यही काम करो, एंजॉय करो जॉब को, मज़ा करो, पैसे ले लो। ज़्यादा पैसे हुए तो मेरा गूगल पे नंबर आपके पास है, मुझे बिंदास सेंड करो, मैं मना नहीं करूँगा, डांटूंगा नहीं किसी को, ठीक है। सब जुल्म सितम सहते रहूँगा, हर लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे, किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, ओके। तो guys, I hope you understand the today's lecture regarding the interceptor and this topic is over, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका क्लोज हो चुका है इंटरसेप्टर का, इसके अंदर हमने सारी चीज़ें ले ली है। सो टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज राउटिंग। इन राउटिंग मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, रूट गार्ड्स, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, ओके। तो बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि आपको आदत नहीं है कोडिंग की, लेकिन आपको आदत डालनी पड़ेगी और इसी हिसाब से कोड करना पड़ेगा, नहीं तो वो कुछ भी उटक पटक कैसा भी कोड करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी पड़ेंगी, ओके। तो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज टुडेज सेशन, एंड नाउ इज द टाइम ऑफ अ क्यूरी एंड आंसर सेशन।